हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सदिशों का सबसे महत्वपूर्ण भाग, सदिशों का संयोजन। सदिशों का जोड़ना या घटाना सामान्य बीजगणित के नियमों से नहीं हो सकता। आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन बल मिलके 4 न्यूटन भी बना सकता है और मिलके 0 भी बना सकता है। 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन मिलके 1 न्यूटन बल भी बना सकता है, 1.5 न्यूटन बल भी बना सकता है और 2 न्यूटन बल भी बना सकता है। ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है। 2 न्यूटन और 2 न्यूटन बल आप किसी वस्तु पे लगाएं और परिणामी बल 2 न्यूटन ही आ जाए। तो इस तरह की सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो हर बार की तरह नोटबुक और पेन तैयार रखें, साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते जाएं और वीडियो के बीच में आपको मिलेंगे कुछ चेक पॉइंट, वो भी आपको खुद हल करने हैं। इन सब के उत्तर आपको मिलेंगे वीडियो के अंत में। तो आइए शुरू करते हैं सदिशों का संयोजन या योग। मान लीजिए आपके पास कोई 2 सदिश हो ए और बी और उन्हें आपको जोड़ना हो और सदिश परस्पर समांतर या प्रति समांतर हो तो दिए गए चित्र के अनुसार सदिशों को आसानी से जोड़ा जा सकता है। हर बार सदिश समांतर या प्रति समांतर भी नहीं होंगे, तो इस तरह के सदिशों का संयोजन करने के लिए हम काम में लेंगे त्रिभुज नियम। ये इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा, सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। तो आप इसको ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई 2 सदिश है ए बी। इन दोनों सदिशों के मध्य का कुछ कोण है और हमें इन सदिशों को आपस में संयोजित करना है। त्रिभुज नियम ये कहता है कि आप सदिश ए के सिर पर सदिश बी की पूंछ रखें। ध्यान दीजिए क्या करना है, सदिश ए के सर पर सदिश बी की पूंछ रखें। तो ये कैसे किया जा सकता है? क्या बी सदिश को आप ऐसे विस्थापित कर सकते हैं? जी हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। बी सदिश को ऐसे विस्थापित करने से ये यहाँ आ जाएगा और क्या इसके बाद आप इसको ऐसे विस्थापित भी कर सकते हैं? बिल्कुल। तो इसका मतलब बी सदिश की पूंछ यहाँ कहीं पे आ गई। ठीक, ये वाला जो बिंदु है यहाँ बी सदिश की पूंछ आ गई और ये रहा बी सदिश का सिर। अब जो ए सदिश और बी सदिश का परिणामी होगा वो ए सदिश की पूंछ से शुरू होते हुए बी सदिश के सिर तक जाएगा। ये जो लाल वाला परिणामी बन रहा है, इस परिणामी को आप बोलेंगे आर सदिश और आर सदिश का मान आएगा ए सदिश प्लस बी सदिश। अब जो परिणामी सदिश है इसका हमें परिमाण भी ज्ञात करना होगा और इसकी हमें दिशा भी ज्ञात करनी होगी। मानिए कि ए सदिश और बी सदिश के मध्य का कोण थीटा था। आप इस रेखा को यहाँ कहीं बढ़ा देते हैं तो क्या ये कोण भी थीटा आएगा? सरल सी बात है। उसके बाद मैं कुछ गणना करने जा रहा हूँ। उसके लिए यहाँ से एक लंब डाला, ये कोण 90 डिग्री है। हम क्या करने जा रहे हैं? हम इस सदिश का परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस सदिश का परिमाण ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। वो ज्ञात करने के लिए आप इस बी सदिश पे ध्यान दें और इस छोटे वाले त्रिभुज पे, ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के अंदर क्या आप कॉस थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं? बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए ये भुजा हमें नहीं पता है ना, तो इस भुजा को मैं नाम दे देता हूँ x। ये भुजा हमें नहीं पता है। अब कॉस थीटा का मान कितना आएगा इस त्रिभुज में? कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है? x और कर्ण कितना है? b। यानी कि इस गणना से आप x का मान लिख सकते हैं b कॉस थीटा। अच्छा, एक और चीज करते हैं, इसको मान लेता हूं मैं ये y रहा होगा, ये वाली जो दूरी है, इतनी दूरी। अब अगर साइन थीटा का मान ज्ञात करें आप इस छोटे वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, तो साइन थीटा का मान क्या आता है? लंब बटा कर्ण। लंब की लंबाई है y और कर्ण की लंबाई है b। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर y बटा b। यहाँ से भी एक और मान हमें प्राप्त हो गया कि y बराबर लिखा जा सकता है b साइन थीटा। अब ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हम प्रयोग करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का। इस बड़े त्रिभुज को हम कोई नाम दे देते हैं समझने के लिए। मान लीजिए ये है O, ये है P
और ये मैंने मान लिया m। त्रिभुज OPM में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाए। आप अपनी नोटबुक में साथ साथ चीजें लिखते जाएं। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से इस भुजा का परिमाण है r, तो आप लिखेंगे r² बराबर, इस भुजा का परिमाण आएगा a प्लस x, और x का मान तो हमें पहले से ज्ञात है, तो वो मान हम प्रतिस्थापित करके हल कर लेंगे। ये लंबाई है a और ये लंबाई है x, प्लस इस भुजा की लंबाई का वर्ग, इस भुजा की लंबाई है y। अब मैं यहाँ x और y के मान प्रतिस्थापित करने वाला हूँ। a² प्लस b² cos² थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ये इस वाले वर्ग को हमने हल कर दिया, और यहाँ हमारे पास बचेगा b² sin² थीटा। अगर आप ध्यान दें तो b² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा, इसमें से b² कॉमन निकाला जा सकता है और cos² थीटा प्लस sin² थीटा बन जाएगा 1। तो वो गणना यहाँ लिख लेते हैं, a² और b² आपने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर ब्रैकेट में बचा cos² थीटा यहाँ से, और ये बचा sin² थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, त्रिकोणमिति से हम पहले से जानते हैं कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा, इसका उत्तर तो आता है 1। तो यहाँ हमारे पास बचेगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और अगर हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लें तो फिर अंतिम उत्तर ऐसा आएगा कि जो परिणामी सदिश r है उसका परिमाण आएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। एक काम तो हो गया, परिणामी सदिश का परिमाण तो हमने ज्ञात कर लिया। अगर सदिश a का परिमाण पता हो, सदिश b का परिमाण पता हो और उन दोनों के मध्य का कोण पता हो, तो जो परिणामी सदिश लाल वाला सदिश आ रहा है उसका परिमाण इस सूत्र से दिया जाएगा। अब ये परिणामी सदिश मान लीजिए a सदिश से अल्फा कोण बनाता है, तो हम चाहते हैं ये अल्फा कोण का मान ज्ञात करना। ये कैसे किया जाए, इस त्रिभुज को ध्यान से देखें, आपको शायद खुद ही हिंट मिल जाए कि ये गणना कैसे की जाएगी। बिल्कुल सही, त्रिभुज OPM में आप मान ले सकते हैं tan अल्फा का। tan अल्फा बराबर क्या आएगा, लंब बटा आधार। लंब है y और y का मतलब है b sin थीटा, तो tan अल्फा बराबर b sin थीटा बटा आधार। आधार है a प्लस x और x की जगह क्या लिखा गया था, b cos थीटा, यानी कि ये उत्तर आ गया a प्लस b cos थीटा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो हमें याद रखना है, आगे काफ़ी गणनाओं में हम इसका भी प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अल्फा कौन सा कोण है, अगर कोई आपसे पूछे अल्फा कौन सा कोण है, तो अल्फा है सदिश a व सदिश r के मध्य कोण। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लिखें, फिर हम इस सूत्र की और विवेचना करेंगे। इससे संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें अपन अगली स्क्रीन पे पढ़ेंगे। आर का मान कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा। आइए अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। हम थीटा के कुछ विशेष मान प्रयुक्त करके कुछ चीज़ें हल करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा अगर 0 है तो इसका मतलब है सदिश a और b समरेखीय हो जाएंगे, एक ही रेखा में होंगे, तो वो इस प्रकार से दिखाई देंगे। और थीटा 0 होने पर cos थीटा का मान कितना आता है, ये तो मेरे ख्याल में आप सबको याद होगा। cos 0 डिग्री बराबर क्या रहता है, 1। तो ये बचेगा √a² प्लस b² प्लस 2ab। थीटा 0 होने से cos थीटा हो गया था 1। ये कुछ जानी पहचानी राशि है आपके लिए, जी हाँ, ये वास्तव में है a प्लस बी का वर्ग। ये वर्ग और ये वर्गमूल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो r का मान आपके पास आ गया a प्लस बी। बहुत ही सरल सी बात है। आप इन सदिशों को बल मान के देखें। किसी वस्तु पे आपने 2 न्यूटन बल और 3 न्यूटन बल समान दिशा में लगाया, तो
कुल बल उस वस्तु पे कितना लगा, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन समान दिशा में, कुल बल आया 5 न्यूटन। तो वो तो इससे भी समझ में आ रहा है। और ये r का अधिकतम संभव मान है, क्योंकि cos थीटा की अधिकतम संभव वैल्यू हो सकती है 1। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। थीटा बराबर अगर आपने 90 डिग्री लिया तो इसका मतलब दोनों सदिश परस्पर हो गए लंबवत। अगर दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं तो यहाँ cos 90 का मान हो जाता है 0। ये मान भी शायद आपको याद होगा। cos 90 डिग्री का मान जब आप यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा। तो आपके पास r के लिए बचेगा मान √a² प्लस b²। सदिशों में ये गणनाएं कई बार आपके काम आएंगी। सवाल में दिया होगा कि दो सदिश जो हैं वो परस्पर लंबवत हैं, तो आप सीधा परिणामी के लिए इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद यदि दो सदिश परस्पर विपरीत हों, यानी कि उनके मध्य का कोण 180 डिग्री हो, तो उसमें आप जानते हैं cos 180 डिग्री का मान आता है -1। यहाँ पे मान -1 रख के देखें cos 180 डिग्री की जगह, तो आपके पास बनेगा r √a² प्लस b² -2ab। ये जो पद है ये भी कुछ जाना पहचाना है आपके लिए। क्या ये a माइनस b का होल स्क्वायर है? बिल्कुल सही बात है। और ये होल स्क्वायर और ये वर्गमूल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो आपके पास r का मान आएगा a माइनस b। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना चाह रहा हूं। इस चिन्ह का मतलब है कि जो बड़ा हो उसमें से छोटे को घटाना है। मान लीजिए कि a बड़ा है और b छोटा है परिमाण में, तो आप a में से b को घटा देंगे, या आप यहां b माइनस a भी लिखते तो भी उत्तर सही आता। इतनी गणित आप जानते होंगे कि इस ब्रैकेट के अंदर आप a माइनस b लिखें या b माइनस a लिखें, वर्क करने पर उत्तर समान आएगा। सोच के देखें इसको। मान लीजिए आप इसको 5 माने और इसको आप 3 माने, तो 5 माइनस 3 का वर्ग आप करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 4। अच्छा, उल्टा मान के देखें, इसको 3 माने और उसको 5 माने, तो 3 माइनस 5 आपके पास कितना बनेगा? -2, और -2 का वर्ग फिर से क्या आएगा? 4। यानी कि ये जो उत्तर है वो लिखा जा सकता है a माइनस बी या b माइनस a। तो गणना करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि बड़े में से आप छोटे परिमाण को घटाएंगे तो आपको r मिनिमम मिल जाए। अच्छा, इसको आप ऐसे समझ भी सकते हैं। मान लीजिए इधर 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर 3 न्यूटन का बल लग रहा हो, तो परिणामी बल किधर आएगा? ये 5 न्यूटन हो, इधर 3 न्यूटन हो, तो परिणामी बल कितना आएगा? परिणामी बल आएगा 2 न्यूटन इस तरफ। अच्छा, उल्टा सोच के देखें, ये बल 5 न्यूटन हो और ये 3 न्यूटन हो, ये 5 न्यूटन बल हो और इधर 3 न्यूटन हो, तो परिणामी बल किधर आएगा? 2 न्यूटन इस तरफ आएगा। ठीक है ये बात। तो इन चीज़ों को देखने से एक बात समझ में आती है कि ये जो परिणामी r है इसका मान r मैक्सिमम और r मिनिमम इन सीमाओं के बीच में होगा। r मिनिमम का मान आएगा बड़े में से जो भी छोटा हो। अगर a बड़ा हो तो a में से b को घटा देंगे, और b बड़ा हो तो आप b माइनस a लिखेंगे यहाँ पे। और r मैक्सिमम का मान तो हम जानते हैं a प्लस b आएगा। ठीक है ये बात। अच्छा, ये जो r है पुस्तकें इसको ऐसा भी लिखती हैं मॉड ऑफ a सदिश प्लस b सदिश। ये कैसे आया? r सदिश का मतलब है a सदिश प्लस b सदिश, और a सदिश प्लस b सदिश का मॉड लेने का आशय है उस सदिश का परिमाण, और उस सदिश का परिमाण ही तो हम r से लिख रहे हैं। ये चीजें भी आप लिखें, महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए अब पढ़ते हैं सदिश संयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम। पहला नियम है, समान प्रकृति की भौतिक राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है एवं प्राप्त परिणामी राशि भी समान प्रकृति की होगी। इसका आशय ये है कि आप वेग सदिश में एक अन्य वेग सदिश को ही जोड़ पाएंगे और जो परिणामी राशि होगी वो भी कोई वेग ही प्राप्त होगा, अथवा आप बल सदिश में से बल सदिश को ही घटा पाएंगे और जो परिणामी राशि प्राप्त होगी वो भी कोई बल ही होगा। आ गई ये बात समझ में?
आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आप बल सदिश के साथ वेग सदिश को जोड़ दें? उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। दोनों अलग अलग भौतिक राशियां हैं, क्या इनका संयोजन किया जा सकता है? इसका उत्तर है ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि बल अलग प्रकृति की भौतिक राशि और वेग अलग प्रकृति की भौतिक राशि है। ठीक है, क्या आप इनको घटा सकते हैं? बल सदिश में से वेग सदिश को घटाया जाए? इसका भी उत्तर आप जानते हैं, इस तरह की गणना सदिशों में संभव नहीं है। अलग अलग प्रकृति की भौतिक राशियों को न तो आप जोड़ पाएंगे न ही आप घटा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु है, सदिश संयोजन में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। क्रम विनिमय नियम से हमारा आशय यह है कि आप ए सदिश में बी सदिश को जोड़ें अथवा आप बी सदिश में ए सदिश को जोड़ें, आपका उत्तर समान ही आएगा। जैसे आपको योग करना 2 आई कैप प्लस 3 आई कैप, उत्तर कितना आएगा? 5 आई कैप। अच्छा, अब आप ऐसे योग करें 3 आई कैप प्लस 2 आई कैप, अभी भी तो उत्तर 5 आई कैप ही आएगा। ये नियम कहलाता है क्रम विनिमय नियम। तीसरा नियम, सदिश संयोजन में साहचर्य नियम का पालन होता है। इसका आशय यह है कि ए सदिश में आपने जोड़ा बी सदिश प्लस सी सदिश, तो आपको कोई परिणामी सदिश प्राप्त होगा। और यदि आप गणना ऐसे करते, ए सदिश में पहले आप जोड़ें बी सदिश और उसमें बाद में जोड़ें आप सी सदिश, तो ये दोनों राशियां आपको समान प्राप्त होगी। ये कहलाता है साहचर्य नियम। आप बी और सी को एक साथ पहले सदिश संयोजन से हल कर लें और उसके बाद उसका संयोजन ए के साथ करें, अथवा आप ए और बी को पहले सदिश संयोजन से हल कर लें और उसके बाद उस परिणामी को सी के साथ संयोजित करें। इन दोनों ही परिस्थितियों में आपका उत्तर समान आएगा। ये नियम कहलाता है साहचर्य नियम। चौथा बिंदु, असमान परिमाण। ये शब्द यहां महत्वपूर्ण है। असमान परिमाण के दो सदिशों का योग कभी भी शून्य नहीं हो सकता। जैसे मानिए कि एक बल है 2 न्यूटन का यहाँ पे इस दिशा में, और एक बल है 1 न्यूटन का इधर विपरीत दिशा में। क्या इनका परिणामी शून्य हो सकता है? उत्तर है नहीं। आगे बात समझ में। अगर परिमाण असमान हो तो आप शून्य परिणामी नहीं प्राप्त कर पाएंगे यदि सदिश सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिए गए हों। अगला बिंदु, समरेखीय सदिशों से शून्य परिणामी प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 2 सदिशों की आवश्यकता होगी। समरेखीय का मतलब यह है कि वो सदिश एक ही रेखा पे होंगे। अच्छा, अब अगर आपके पास इस तरीके से 2 न्यूटन का कोई बल है और इसी रेखा पर 2 न्यूटन का एक बल विपरीत दिशा में कार्यरत हो, इन दोनों सदिशों का परिणामी आपको कितना प्राप्त होगा? उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। साधारण सा उत्तर है, आपको प्राप्त होगा शून्य सदिश। याद रखिएगा, सदिशों को जब इस प्रकार से आप हल कर रहे हैं तो ये 2 न्यूटन बल परस्पर निरस्त हो जाएंगे और परिणामी प्राप्त होगा आपको शून्य सदिश। देखिए, सारी चीजें यहां पे लिखी गई है। सदिश दोनों के दोनों समरेखीय हैं, दोनों सदिशों का परिमाण समान है और दिशा विपरीत है, तो न्यूनतम इस प्रकार के 2 सदिशों से आप शून्य सदिश प्राप्त कर पाएंगे। ठीक। अगला बिंदु, यदि सदिश असमान परिमाण के हो, ये फिर से एक महत्वपूर्ण बात, यदि सदिश असमान परिमाण के हो तो परिणामी सदिश को शून्य होने के लिए न्यूनतम 3 समतलीय सदिशों की आवश्यकता होगी। इसको यहां देखें। मानिए एक 2 न्यूटन बल इस दिशा में कार्यरत है, इसी दिशा में 1 न्यूटन बल भी कार्यरत है और इनकी विपरीत दिशा में 3 न्यूटन का कोई बल कार्यरत है। क्या इन तीनों सदिशों का परिणामी शून्य हो सकता है? उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। ये तीनों सदिश असमान परिमाण के हैं एवं समतलीय हैं। इन तीनों के योग से आप शून्य सदिश प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ये बात। इसी चीज को गणितीय रूप में इस प्रकार भी लिखा जा सकता है
ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर शून्य सदिश हो तो तीनों सदिश समतलीय होंगे। जैसे आप माने ये ए सदिश है, ये बी सदिश है और ये सी सदिश है। इन तीनों सदिशों के योग से आपको परिणामी प्राप्त हो रहा है शून्य सदिश। इसका मतलब ये तीनों सदिश एक ही तल में हैं, इस बोर्ड के तल में हैं। तो ये दोनों बातें समान ही हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। 7वां बिंदु, असमतलीय सदिशों के संयोजन से शून्य परिणामी सदिश प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 4 सदिशों की आवश्यकता होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं इसको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये एक सदिश है और ये कोई दूसरा सदिश है। पहला प्रश्न, ये दोनों सदिश जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये समतलीय हैं या असमतलीय? फटाफट उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। ये दोनों सदिश समतलीय हैं क्योंकि आप ऐसे किसी तल में इनको समाहित कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर तल में। अच्छा, ये एक तीसरा सदिश भी मान लिया मैंने। इन तीनों सदिशों की पूंछ जो है वो यहाँ स्थित है मेरी उंगलियों के पास, और इन तीनों सदिशों के सिर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों सदिश क्या समतलीय हैं? सोच के बताएं, क्या ये तीनों सदिश समतलीय हैं? इसका उत्तर है नहीं। यदि आप इन दो सदिशों को एक तल में समाहित कर लें तो ये तीसरा सदिश बाहर रह जाएगा। यदि आप इन दो को एक तल में समाहित कर लें तो ये लाल वाला सदिश बाहर रह जाएगा। तो ये तीनों सदिश अगर एक साथ देखे जाएं तो ये असमतलीय हैं, तीनों सदिश समान तल में नहीं है। ठीक है ये बात। अब इन तीनों सदिशों का परिणामी शून्य होगा या अशून्य, ये सोच के बताएं। 3 अलग अलग दिशाओं में सदिश हैं तो इनका परिणामी निश्चित तौर पे अशून्य होगा, इनके बीच में कहीं आएगा परिणामी। ठीक, आप चाहते हैं कि कुल परिणामी शून्य हो जाए तो उसके लिए आप एक और चौथा सदिश माने और वो चौथा सदिश इस दिशा में हो, ऐसे विपरीत दिशा में। इसको मैं यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये रहा चौथा सदिश, समझिए इसको। 1, 2 और 3, इन तीनों असमतलीय सदिशों का परिणामी यहां कहीं आएगा, और जो चौथा सदिश आपके पास है वो उस परिणामी के बिल्कुल विपरीत दिशा में है और समान परिमाण का है। जितना परिमाण इन तीनों सदिशों के योग से आया था उतने ही परिमाण का एक विपरीत सदिश और यहां उपस्थित है। तो इन चारों सदिशों का कुल परिणामी सदिश कितना आ जाएगा? शून्य सदिश। तो अगर कोई आपसे पूछे कि असमतलीय सदिशों के योग से आपको शून्य सदिश प्राप्त करना है तो न्यूनतम आपको 4 सदिशों की आवश्यकता होगी। ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो को पॉज करें और यहां तक लिखें। यदि कोई डाउट हो तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर अपन आगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु भी देखने वाले हैं। आठवां बिंदु, परिणामी सदिश R सदैव बड़े परिमाण वाले सदिश की तरफ झुका होगा। आप मानिए कि A वाला बल है 10 न्यूटन का और B वाला बल है 2 न्यूटन का। आप बता सकते हैं इनका परिणामी बल किस दिशा की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होगा? अगर ये 10 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, तो आप सोच सकते हैं कि जो परिणामी बल है वो बड़े बल 10 न्यूटन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होगा। तो इसका आशय ये है कि ये वाला कोण अल्फा, जो कि कोण है R सदिश एवं A सदिश के मध्य, वो छोटा होगा। यदि सदिश A का परिमाण सदिश B से अधिक हो तो अल्फा कोण का मान बीटा कोण से छोटा होगा। दूसरी चीज, अब ये मानिए कि जो B सदिश है वो है 100 न्यूटन का बल और A सदिश है 5 न्यूटन का बल। आप बता सकते हैं परिणामी किस तरफ झुका होगा? B सदिश 100 न्यूटन का बल और A सदिश है 5 न्यूटन का बल। सामान्य सा उत्तर होगा इसका, जो परिणामी बल सदिश होगा वो B सदिश की तरफ झुका हुआ होगा। अगर वो B की तरफ झुका हुआ होगा तो ये जो कोण बीटा है इसका मान छोटा आएगा। यानी कि जब B सदिश का परिमाण A सदिश से अधिक हो तो कोण बीटा का मान कोण अल्फा से कम आएगा। ठीक, अगली चीज, मान लीजिए ये B बल और A बल, ये दोनों बल सदिश हैं
और दोनों के परिमाण समान है, दोनों 30-30 न्यूटन के बल हैं, ये भी 30 न्यूटन है और ये भी 30 न्यूटन है। आप सोच सकते हैं परिणामी कहाँ होगा? सरल सा उत्तर है, परिणामी इस बार दोनों बलों के क्रिया बिंदु से यहां गुजरते हुए ठीक इनके कोण अर्धक पर होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ये दोनों सदिश समान परिमाण के हो तो परिणामी सदिश इनके कोण अर्धक पर होगा। यानी कि जब मॉड ए बराबर मॉड बी हो, ए सदिश का परिमाण बी सदिश के तुल्य हो, तो कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर हो जाएगा थीटा बाय 2 एवं परिणामी सदिश ए व बी सदिश के मध्य के कोण के अर्धक पर होगा। इस परिणामी सदिश का परिमाण उस परिस्थिति में आएगा 2a cos थीटा बाई 2 या 2b cos थीटा बाई 2। हम अभी इसको सिद्ध करके बोर्ड पे देखेंगे और जो परिणामी चित्र है वो इस प्रकार का दिखाई देगा। r सदिश इस दिशा में बनेगा, ये अल्फा भी थीटा बाई 2 आ जाएगा और बीटा भी थीटा बाई 2 आ जाएगा। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। हम जानते हैं कि जो r का परिमाण है उसका सूत्र क्या था? रूट ए स्क्वायर, बोले आप मेरे साथ, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब डेरिवेशन करने के लिए हम बस इसमें मान रखने वाले हैं। इस शर्त के अनुसार a और b का मान क्या बराबर रखा जा सकता है? तो मैं वो मान यहाँ प्रतिस्थापित कर रहा हूँ। r बराबर रूट ऑफ a की जगह तो a ही पड़ा रहा और b की जगह भी आप a लाए, तो a स्क्वायर प्लस 2a और इस b की जगह भी a आ गया cos थीटा। यहाँ बना 2a स्क्वायर और ये भी है 2a स्क्वायर cos थीटा। ठीक, इसमें से 2a स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता था, 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। यहाँ आपको त्रिकोणमिति की हल्की सी आवश्यकता पड़ेगी। क्या आपको याद है 1 प्लस cos थीटा किसके तुल्य था? त्रिकोणमिति वाले वीडियो में अगर आपने ध्यान दिया हो तो 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा तो प्लेलिस्ट में त्रिकोणमिति का वीडियो एक बार ध्यान से देखिएगा। इस 1 प्लस cos थीटा की जगह यहाँ प्रतिस्थापित किया जा सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। जैसे ही आप ये प्रतिस्थापन करेंगे तो हल होके जो अंतिम उत्तर बचेगा वो आएगा 2a cos थीटा बाय 2। ये गणना थोड़ी सी आप खुद करके देखें, सरल सी गणना है। अच्छा, ये हम पहले मान चुके हैं कि a और b का परिमाण समान है, तो इसका मतलब जहाँ a लिख रहे हैं वहाँ b भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया 2b cos थीटा बाय 2। तो इस तरीके से हमें ये उत्तर प्राप्त हो गया। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भौतिक विज्ञान में खासकर इसकी हमें काफ़ी जगह आवश्यकता पड़ेगी। तो आप यहाँ तक लिखें, फिर अपन अगला बिंदु देखेंगे। आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु, यदि सदिश a व सदिश b का परिमाण समान हो एवं उनके मध्य का कोण 120 डिग्री हो, तो जो परिणामी सदिश होगा वह सदिश a व b के कोणार्धक पर स्थित होगा। यानी कि परिणामी सदिश को आप यहाँ कहीं दर्शा सकते हैं। ये r सदिश यहाँ से भी 60 डिग्री का कोण बना रहा होगा और ये सदिश a से भी 60 डिग्री का ही कोण बना रहा होगा। ठीक, इसको सिद्ध कर लेते हैं। हम जानते हैं r सदिश का परिमाण दिया जाता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से। ये सूत्र तो सबको याद ही होगा, बस मैं इसमें मान प्रतिस्थापित करने जा रहा हूँ। a सदिश और b सदिश का परिमाण बराबर है तथा थीटा बराबर 120 डिग्री है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? रूट ऑफ a स्क्वायर, b सदिश की जगह भी मैं a लेके आ रहा हूँ, प्लस 2a cos 120 डिग्री। ठीक है, ये बात जहाँ जहाँ b था उसकी जगह a लाया जा रहा है। इसको और हल करें अगर अपन, तो ये बना रूट 2a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। cos 120 का मान आपको याद है?
ये मान आता है -1/2। ठीक है, इसको अगर हल किया जाए तो ये बचा √2a² - a², यानी कि अंतिम उत्तर आपके पास आ गया r = a। और ये तो हम पहले से जानते हैं कि a और b सदिश का जो परिमाण था वो समान था, तो a = b भी लिखा जा सकता है। यही तो वो चीज़ सिद्ध हो गई। इसको आप a लिखते हैं, इसको आप b लिखते हैं, और r सदिश का परिमाण निकालने का मतलब है a सदिश प्लस b सदिश का परिमाण। ठीक है, अच्छा, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपनियम है। यदि दो एकांक सदिशों का परिणामी भी एकांक सदिश हो, यहां ध्यान दीजिए, परिणामी भी एकांक सदिश है और जो सदिश हमने प्रयुक्त किए थे वो भी एकांक सदिश है। दो एकांक सदिशों का परिणामी भी एकांक सदिश हो तो उनके मध्य का कोण 120 डिग्री होगा। ये डेरिवेशन करने के लिए हमने कोण क्या उपयोग में लिया था? 120 डिग्री। तो ये नियम यहीं से व्युत्पत्त किया जा रहा है। तो ये दोनों बातें एक ही जैसी हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप यहाँ तक लिखें, ये सारे महत्वपूर्ण नियम यहाँ खत्म हो गए। इसके बाद हम लेंगे इन पे बहुत ही शानदार प्रश्नों की सहायता से भी हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। चलिए प्रश्नों से सीखने की शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। आपको इन दी गई 3 परिस्थितियों के लिए परिणामी बल की दिशा एवं परिमाण ज्ञात करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद हल करें। मैं यहाँ गणनाएं बोर्ड पे कर रहा हूँ। ये दोनों के दोनों बल जो हैं वो एक ही दिशा में लग रहे हैं, समांतर हैं। तो इनका तो परिणामी आप आसानी से बता सकते हैं कि 7 न्यूटन बल होगा इसी दिशा में। सरल सा उत्तर है। ठीक इसी तरह ये वाला भाग भी बहुत आसान है। ये दोनों बल प्रति समांतर हैं, तो आप इनका परिणामी आसानी से बता सकते हैं। इस वस्तु पे जो कुल बल लग रहा होगा वो होगा 1 न्यूटन इस दिशा में। ठीक, अब बात करते हैं इस वाले भाग की। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का जो बल आपको दे रखा है वो बल है परस्पर लंबवत। लंबवत सदिशों का अगर आपको परिणामी बल का परिमाण निकालना हो तो आपको याद, एक सूत्र आपने पढ़ा था, R = √a² + b²। जब हमने डेरिवेशन किया था तो कुछ विशेष परिस्थितियां पड़ी थी, उसमें θ = 90 डिग्री के लिए ये पढ़ाया गया था। तो a² + b², अगर आप इसको हल करें तो परिणामी सदिश का जो परिमाण आएगा वो आएगा 5 न्यूटन का। a की जगह आप 3 रख सकते हैं, b की जगह आप 4 रख सकते हैं, और गणना करने से ये उत्तर बना 5 न्यूटन। तो एक काम तो हल हो गया, परिणामी बल का परिमाण पता चल गया। अब दिशा के बारे में बात करते हैं। ये 5 न्यूटन का जो परिणामी बल होगा वो किसकी तरफ झुका हुआ होगा? परिणामी सदैव झुका हुआ होता है बड़े बल की तरफ। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन में से बड़ा बल था 4 न्यूटन। यानी कि अगर आप चित्र से परिणामी को दिखाने की कोशिश करें तो परिणामी सदिश आप झुका हुआ दिखाएंगे किसकी तरफ? 4 न्यूटन की तरफ। अच्छा, अगर आप इन मानों को देखें, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, कुछ याद आ रहा है आपको? त्रिकोणमिति, कहीं ये संख्याएं आपने देखी हो? जिन बच्चों ने त्रिकोणमिति वाला वीडियो ध्यान से देखा था उनको इस तरह का कोई एक त्रिभुज याद होगा। ये भुजा 3, ये भुजा 4 और ये भुजा 5 हो, तो ये वाला कोण लगभग आता है 53 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये कोण आता है लगभग 37 डिग्री। याद है आपको ये चीज़? तो फिर तो आपका काम बहुत आसान हो गया। जो भुजाएं 5 और 3 हैं उनके मध्य का कोण बनता है 53 डिग्री। ये भुजा 5, ये भुजा 3, इसका मतलब ये कोण रहा होगा लगभग 53 डिग्री, और ये वाला कोण रहा होगा लगभग 37 डिग्री।
तो यदि आपसे कोई पूछे कि सदिश R या परिणामी बल R बल 4 न्यूटन से कितने कोण पे है, आप इस तरीके से दिखा सकते हैं 37 डिग्री। परिणामी बल R बल 3 न्यूटन से कितने कोण पे है, तो वो होगा 53 डिग्री पे। ठीक है, ये बात लिखिए इसको यहां तक। फिर लेते हैं अगला प्रश्न। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न। आपको 4 चित्र दिए गए हैं और इनमें से किस चित्र में आपको अधिकतम परिणामी बल प्राप्त होगा। उत्तर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। इसका सही उत्तर है, इस केस में आपको अधिकतम परिणामी बल मिलेगा। कारण आप बता सकते हैं। कारण यह है कि यहां दो बलों के बीच का कोण कम है। दो बलों के बीच में कोण जितना कम होगा, परिणामी बल उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मानिए 5 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल इस प्रकार से लग रहे हों, तो परिणामी कितना आएगा, फटाफट बोलें। 10 न्यूटन। अच्छा, अब आप कोण बढ़ाते जाएं सदिशों के बीच में। अगर आप इस तरीके से कोण बढ़ाते जाएं और कोण आप कर दें 180 डिग्री, तो परिणामी बल कितना आएगा, फटाफट उत्तर बोलें। 5 न्यूटन के बीच का कोण आपने बढ़ा के 180 डिग्री कर दिया, तो परिणामी बल आ जाएगा 0। यानी कि 5 न्यूटन और 5 न्यूटन बल जब समान दिशा में थे तो परिणामी बल अधिकतम था, और जब ये विपरीत दिशा में हो गए तो परिणामी बल हो गया न्यूनतम यानी कि 0। इसका मतलब सदिशों के मध्य कोण जैसे जैसे बढ़ता गया, परिणामी बल का मान वैसे वैसे कम होता गया। तो इस स्थिति में दिए गए चित्रों में सबसे कम कोण जो है सदिशों के मध्य, वो पहले वाले चित्र में, तो यहां मिलेगा आपको अधिकतम परिणामी बल। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछ लेता, इन दिए गए चित्रों में न्यूनतम परिणामी बल कहां मिलेगा, उत्तर बता सकते हैं। बिल्कुल, ये वाली परिस्थिति है जिसमें आपको प्राप्त होगा न्यूनतम परिणामी बल। दो सदिश समान परिमाण 120 डिग्री का कोण, बता सकते हैं परिणामी बल कितना होगा और किस दिशा में होगा। परिणामी बल इनके कोण अर्धक पे होगा और परिणामी बल का परिमाण भी 5 न्यूटन आएगा। यदि सदिश लंबवत हो तो परिणामी बल का परिमाण और दिशा, ये भी आप आसानी से बता सकते हैं। ये भी कोण अर्धक पे होगा, यहाँ वाला कोण रहा होगा 45 डिग्री, ये कोण रहा होगा 60 डिग्री, और यहाँ सदिश का परिमाण कितना आएगा, √a² + b²। ए भी 5 है, बी भी 5 है, यानी कि √5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 5√2 न्यूटन। साधारण सी ट्रिक ये है कि सदिशों के मध्य कोण जितना कम होगा उनका परिणामी उतना ही अधिक होगा। सदिशों के मध्य कोण जितना ज्यादा होगा उनके परिणामी का मान उतना ही कम आएगा। ठीक, लिखें इसको। फिर लेते हैं अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। किसी एक बिंदु पर दो बल कार्यरत हैं जिनका परिमाण क्रमशः 5 न्यूटन एवं 3 न्यूटन है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से परिणामी बल संभव हैं। बहुत ही सरल सी गणना है। वीडियो को पॉज करें और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं चीजें बोर्ड पे हल कर रहा हूं। 5 न्यूटन बल और 3 न्यूटन बल लगा के जो आप अधिकतम परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं, Fmax, वो तो आप जानते हैं आएगा 5 + 3 न्यूटन, जब दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हों, यानी कि 8 न्यूटन। जो न्यूनतम परिणामी बल आएगा तो उसका मान आएगा 5 - 3 न्यूटन, जब 5 न्यूटन और 3 न्यूटन बल लग रहा हो विपरीत दिशा में, यानी कि 2 न्यूटन। तो इसका मतलब जो परिणामी बल है उसकी परास अब आपको पता चल गई। परिणामी बल जो न्यूनतम हो सकता है वो है 2 न्यूटन, और जो अधिकतम मान हो सकता है वो है 8 न्यूटन। यानी कि इस 2 न्यूटन से लेके 8 न्यूटन तक का कोई भी परिणामी बल आप इनसे प्राप्त कर पाएंगे। कैसे? 5 न्यूटन और 3 न्यूटन दोनों एक ही दिशा में लग रहे थे तो परिणामी बल होगा 8 न्यूटन। आप कोण बढ़ाते जाएं, परिणामी बल का मान घटता जाएगा, और जब कोण हो जाएगा 180 डिग्री तो परिणामी बल हो जाएगा न्यूनतम, यानी कि 2 न्यूटन। तो इस 8 न्यूटन और इस 2 न्यूटन के बीच में
आपको बहुत सारे अन्य परिणामी बलों के मान मिल जाएंगे अलग अलग कोणों के सापेक्ष। अब तो गणना करना आसान है। क्या ये वाला बल संभव है? नहीं, ये 2 न्यूटन से कम है, तो ये बल संभव नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 2 न्यूटन बल संभव है, 2.5 न्यूटन भी संभव है, 6 न्यूटन भी संभव है और 8 न्यूटन भी संभव है। 8 न्यूटन से बड़ा परिणामी बल संभव नहीं है। बढ़िया प्रश्न है। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिखें। फिर लेते हैं चौथा प्रश्न। ये रहा चौथा प्रश्न। चित्रानुसार दिए गए बिंदु पर 2 बल कार्यरत हैं, 3 न्यूटन एवं 4 न्यूटन। आपको बताना है परिणामी बल का परिमाण एवं उसकी दिशा। कुछ समझदार बच्चे तो बिना पेन चलाए भी इसको हल कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और आप हल करने की कोशिश करें। मैं उत्तर बोर्ड पे लिख रहा हूं। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन बलों के मध्य का कोण यदि आप देखें तो वो बनेगा 90 डिग्री। दोनों बल परस्पर लंबवत दिखाई दे रहे हैं। यदि 2 सदिश परस्पर लंबवत हो तो जो परिणामी बल का परिमाण आएगा वो हम ज्ञात करना जानते हैं। R बराबर आने वाला है √a² प्लस b²। जब भी 2 सदिश लंबवत रहे हो, a का मान कितना था 3 और b का मान था 4, तो ये उत्तर आएगा 5 न्यूटन। अच्छा, ये परिणामी बल किसकी तरफ झुका हुआ होगा? 4 न्यूटन का बल बड़ा है, यानी कि जो परिणामी बल है वो 4 न्यूटन वाले बल की तरफ कहीं झुका हुआ होगा। तो ये R बराबर जो 5 न्यूटन आया ये 4 न्यूटन वाले की तरफ झुका हुआ है। ठीक है ये बात। अब कोण भी आप आसानी से जानते हैं। 5 न्यूटन 3 न्यूटन के मध्य का कोण बनेगा लगभग 53 डिग्री और 4 न्यूटन और 5 न्यूटन के मध्य का कोण बनेगा लगभग 37 डिग्री। तो यदि कोई आपसे दिशा पूछे कि परिणामी सदिश x अक्ष से कितना कोण बना रहा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखें, परिणामी सदिश x अक्ष से कितना कोण बना रहा है, धनात्मक x अक्ष से। उत्तर आसान है, 30 डिग्री प्लस 53 डिग्री। ठीक है। कोई आपसे पूछे परिणामी सदिश 3 न्यूटन बल से कितना कोण बना रहा है, तो आपका उत्तर होगा 53 डिग्री। कोई हमसे ये पूछे कि परिणामी सदिश 4 न्यूटन बल से कितना कोण बना रहा है, तो वो आएगा 37 डिग्री। ठीक, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप उत्तर लिख सकते हैं। फिर लेंगे 5वां प्रश्न। ये रहा 5वां प्रश्न। 2 बल जिनका परिमाण क्रमशः 2 न्यूटन एवं 3 न्यूटन है किसी एक बिंदु पर कार्यरत है एवं परिणामी बल 4 न्यूटन है, तो आपको इन दोनों बलों के मध्य का कोण थीटा ज्ञात करना है। यानी कि हमें क्या क्या ज्ञात है? एक बल है 2 न्यूटन का, दूसरा बल है 3 न्यूटन का और इनका जो परिणामी बल आ रहा है वो 4 न्यूटन है। हमें ज्ञात करना है इन बलों के मध्य का कोण थीटा कितना रहा होगा। कौन सा सूत्र प्रयोग में लेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। हम काम में लेंगे परिमाण R वाला सूत्र। R बराबर, बोलिए मेरे साथ, क्या लिखा जाएगा? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। R की जगह आपको रखना है 4 √a², a की जगह आपको रखना है 2, b² का मतलब 3 का वर्ग प्लस 2 × 2 × 3 cos थीटा। इस पूरी गणना में जो अज्ञात राशि है वो है ये थीटा। गणना कर लेते हैं। 4 बराबर √4 प्लस 9 प्लस 12 cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें। 4 बराबर √13 प्लस 12 cos थीटा। अब मैं दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूँ, तो यहाँ बनेगा 16, ये रहा 13 प्लस 12 cos थीटा। यहाँ बचा 3 और ये है 12 cos थीटा। यानी कि आप 12 को यहाँ ले आएँ तो cos थीटा आपके पास बचेगा 1/4। तो थीटा का मान और आपका जो अंतिम उत्तर है
वो आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/4। लिखें यहां तक, फिर बढ़ते हैं आगे, लेंगे फिर छठा प्रश्न। ये रहा छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आपको इन दी गई 3 परिस्थितियों के लिए परिणामी सदिश का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करनी है। वीडियो को फिर से पॉज कीजिए और खुद हल कीजिए। मैं गणनाएं बोर्ड पे कर देता हूं। ये दोनों सदिश एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। इस स्थिति में अगर आपसे कोई पूछे कि परिणामी बल ज्ञात करें, तो परिणामी बल के लिए आप सूत्र इस्तेमाल करेंगे √a² + b² + 2 × a × b cos 60 डिग्री। हल करें तो 25 + 25 + 2 × 25 और cos 60 डिग्री का मान कितना आता है? 1/2। ठीक है, ये बात = 50 + 25, क्योंकि ये 2 निरस्त हो जाएगा। आपके पास उत्तर बचा √75 न्यूटन। अच्छा, अब इसके बाद बात करें दिशा की। चूंकि दोनों बल का परिमाण समान है, इसलिए जो परिणामी सदिश आएगा वो तो कोण अर्धक पे आएगा। यानी कि ये जो √75 न्यूटन का बल लग रहा है, ये यहां से भी 30 डिग्री का कोण बना रहा होगा और यहां से भी 30 डिग्री का कोण बना रहा होगा। ठीक, चलिए अगला भाग देखें। सूत्र तो फिर से वही लगाना है परिणामी बल के लिए। बता सकते हैं इन दोनों सदिशों के मध्य कोण कितना है? इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण आएगा 120 डिग्री। कैसे? यहां पे सिर और पूंछ मिल रही है, जबकि कोण ज्ञात करने का नियम क्या था? या तो दोनों सदिशों की मिले पूंछ या उनके मिले सिर। तो थोड़ा सा इस चित्र को हमें हल करना पड़ेगा। ये जो 10 न्यूटन है, मान लीजिए ये अपनी जगह पड़ा रहा। उसके बाद इस 10 न्यूटन को आपने समांतर विस्थापित किया ऐसे, तो चित्र कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। इस 10 न्यूटन को यहाँ समांतर विस्थापित करने से दोनों सदिशों की पूंछ यहाँ मिलने लगेगी, और उसके बाद ये वाला कोण आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये दिखाई देगा आपको 120 डिग्री। उसके बाद की तो गणना बहुत ही सरल है। हम ज्ञात करने जा रहे हैं परिणामी बल का मान। यह आएगा √10² + 10² + 2 × 10 × 10 cos 120 डिग्री। यदि हल किया जाए cos 120 की जगह -1/2। इस गणना को हम आसानी से हल कर सकते हैं। उत्तर आ जाएगा 10 न्यूटन। बहुत ही शानदार सी चीज़ है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का बल लगाया और परिणामी बल भी 10 न्यूटन मिल रहा है। ये परिणामी बल आएगा इन दोनों बलों के कोण अर्धक पर। बहुत ही बेहतरीन उत्तर है ये। आखिरी प्रश्न भी शानदार प्रश्न है, इसको भी हल कर लेते हैं। आपको एक वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या r है। इस वृत्त पे हमने 3 सदिश ले रखे हैं और आपको कुल परिणामी सदिश की दिशा और परिमाण ज्ञात करना है। इसके लिए आप सबसे पहले इन 2 सदिशों के बारे में विचार करें। मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, ये सदिश और ये सदिश। ये दोनों सदिश परस्पर कैसे हैं? लंबवत हैं। 2 सदिश यदि परस्पर लंबवत हो तो उनका परिणामी कहाँ आता है? उनके कोण अर्धक पर। यानी कि इन 2 सदिशों का परिणामी आएगा यहाँ से 45 डिग्री पे, क्योंकि 90 डिग्री पे यदि 2 लाल वाले सदिश थे तो उनका परिणामी कोण अर्धक पे आ जाएगा। और उस परिणामी का परिमाण भी हम निकालना जानते हैं। उस परिणामी का परिमाण आएगा √a² + b², यानी कि r² + r²। ये तो ये वाले 2 सदिश हल हो गए, ये और ये। इनकी जगह हमने एक परिणामी निकाल लिया और वो परिणामी यहाँ से कोण बना रहा है 45 डिग्री। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे सदिश की। तीसरा सदिश जो r है वो तो यहीं पड़ा था। तीसरा सदिश r और ये लाल वाला सदिश, क्या ये दोनों समान दिशा में है? अगर ये समान दिशा में है तो इनका परिमाण हम सीधे ही जोड़ सकते हैं।
इसका मतलब केंद्र बिंदु C पे जो कार्यरत परिणामी बल होगा वो क्षैतिज दिशा से 45 डिग्री का कोण बना रहा होगा और उसका कुल परिमाण आ जाएगा R प्लस √2R यहाँ वाला इन दो लाल सदिशों का परिणामी और R इसका परिमाण पढ़ाई है। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और हल भी कर सकते हैं। R को अगर आप कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 प्लस √2। ये भी एक बढ़िया सवाल है। तीनों उत्तर आप लिखें, कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर लेंगे अगला सवाल। ये रहा 7वां प्रश्न। यदि सदिश A का परिमाण 4 हो, सदिश B का परिमाण 2 हो एवं सदिशों के मध्य कोण 60 डिग्री हो तो आपको ज्ञात करना है सदिश A प्लस B का परिमाण, सदिश A प्लस 2B का परिमाण, इसी तरीके से सदिश A प्लस 3B का परिमाण। ठीक है, ये बात आसान सी गणनाएं हैं, इनको हल कर लेते हैं। तो मॉड A प्लस B बराबर लिखा जाएगा √A² यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस B² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 2 कॉस थीटा आपको दे रखा था 60 डिग्री। इसको हल कर सकते हैं। √16 प्लस 4 प्लस 16 × 1/2। ये मान आप याद ही रखें तो बेहतर होगा। त्रिकोणमिति वाले वीडियो में ये सारे मान आपको बताए गए हैं। ठीक, इसको और आगे हल कर लेते हैं। उत्तर आ गया √28। इसी तरीके से मैं द्वितीय भाग को भी हल करने जा रहा हूं। द्वितीय भाग में आपसे पूछा गया A प्लस 2B सदिश के संयोजन का परिमाण। तो इसी सूत्र से हम गणना करेंगे। A² की जगह आप रखेंगे 4 का स्क्वायर। इस बार B की बजाय आपको इस्तेमाल करना है 2B, और 2B कितना होगा 4, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 × A आपके पास है 4 और 2B की वैल्यू भी हो जाएगी 4 कॉस 60 डिग्री। वही मान फिर से उपयोग में आ जाएगा। इसको यहाँ हल कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये भी बना 16 कॉस 60 का मतलब 1/2, ये 1/2 और ये 2 आपस में निरस्त हो जाएंगे तो यहाँ भी बचा 16, यानी कि इसका अंतिम उत्तर आने वाला है √48। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं तीसरा भाग हल नहीं कर रहा। आप ये खुद हल करें और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, सरल सा प्रश्न है। किसी भी दो सदिशों के संयोजन का यदि आपको परिमाण निकालना हो तो इस सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। यहां तक लिखें, फिर अपन लेंगे अगला प्रश्न। आपकी स्क्रीन पे है अब 8वां प्रश्न। मॉड A# प्लस B# बराबर √3 हो तो A# एवं B# के मध्य आपको कोण ज्ञात करना है। फिर से अपन तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे जो हमने पहले पढ़ रखा है। यदि कोई आपसे पूछता है कि सदिश A और B का संयोजन किया गया और इसके परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है तो आप तो लिखते A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। अब इस बार जो प्रश्न दिया गया है उसमें हमने प्रयोग किए हैं एकांक सदिश, और आप जानते हैं किसी भी एकांक सदिश का परिमाण कितना आता है 1। इसी तरह मॉड B# का भी परिमाण कितना आने वाला है 1। आइए बात समझ में। प्रश्न में दे रखा है मॉड A# प्लस B# बराबर √3। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हल कर सकते हैं हम चीजें। √A का स्क्वायर, अब इस जगह परिमाण आएगा A# का, और A# एक एकांक सदिश है। एकांक सदिश का परिमाण आएगा 1, यानी कि यहां रखा जाएगा 1 का वर्ग। इसकी जगह आएगा एकांक सदिश B का परिमाण। एकांक सदिश B का परिमाण भी होगा 1। आगे तो फिर गणना सरल है। आपको ज्ञात करना है थीटा का मान, तो इसको और हल कर सकते हैं। 1 + 1 + 2 cos थीटा बराबर √3। दोनों तरफ वर्ग करने पर
यहाँ बचा आपके पास 2 + 2 cos थीटा बराबर 3। ये 2 आप उस तरफ ले जाएं तो 2 cos थीटा बराबर 1 और cos थीटा बराबर 1/2। cos थीटा बराबर 1/2 का मतलब थीटा का मान क्या रहा होगा? 60 डिग्री। लिखिए इसको, फिर देखेंगे 9वां प्रश्न। आइए देखें 9वां प्रश्न, एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न। किसी एक बिंदु पर 3 बल क्रियाशील हैं और इन 3 बलों को मिला के क्या आप परिणामी बल 0 प्राप्त कर सकते हैं? प्रश्न में यह पूछा गया है। तो इसको हल करने के लिए एक बहुत शानदार ट्रिक है। ट्रिक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यदि किन्हीं 2 बलों के परिमाणों का योग तीसरे बल से बड़ा हो या उसके बराबर हो तो इन 3 बलों का जो परिणामी है वो 0 सदिश प्राप्त किया जा सकता है। ये कथन 4 बलों के लिए भी सत्य है, 5 बलों के लिए भी सत्य है। जैसे मान लीजिए आपको कोई 4 बलों का समुच्चय दे दे और आपसे पूछे कि क्या इस समुच्चय के लिए परिणामी बल 0 प्राप्त किया जा सकता है, तो फिर आप क्या करें? 4 बलों के समुच्चय में से किन्हीं 3 बलों को जोड़ें और देखें कि क्या उनका परिणामी चौथे वाले बल के परिमाण से बड़ा या उसके बराबर आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उस समुच्चय का कुल परिणामी बल आ जाएगा 0। ठीक है ये बात। आइए हल शुरू करते हैं, चीजों को देखें। समूह 1 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन। अब आप किन्हीं 2 बलों को जोड़ें, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन को जोड़ें तो 20 न्यूटन, और 20 न्यूटन का मान जो तीसरा बल है उससे तो बड़ा है, यानी कि इसका परिणामी 0 लाया जा सकता है। ये एक सही उत्तर होगा। आगे बढ़े। समूह 2 10 न्यूटन और 10 न्यूटन को आप जोड़ें तो ये बना 20 न्यूटन, और ये 20 न्यूटन इस 20 न्यूटन के बराबर है, तो भी उत्तर 0 लाया जा सकता है, परिणामी बल 0 लाया जा सकता है, यानी कि समूह 2 भी आपका सही उत्तर है। चेक करें समूह 3 को। आप खुद उत्तर लिखें फटाफट कमेंट बॉक्स में। क्या इस समूह 3 का कुल परिणामी बल 0 लाया जा सकता है? आप जोड़ के देख लें। ये 10 न्यूटन और 20 न्यूटन, अगर आप इनको जोड़ें तो बना 30 न्यूटन, और 30 न्यूटन का मान तो 20 न्यूटन से बड़ा ही होगा। इसका मतलब समूह 3 का परिणामी भी 0 लाया जा सकता है। और आगे बढ़ें। समूह 4 समूह 4 में 10 न्यूटन और 20 न्यूटन, इनको आप जोड़ें तो ये बनता है 30 न्यूटन, और 30 न्यूटन जो बल है वो 40 न्यूटन से छोटा है, यानी कि इस समूह का परिणामी बल कभी भी 0 नहीं होगा। ये चीजें मैं आपको चित्र से भी समझा सकता हूं। जैसे पहला समूह, अगर आप इसको हल करना चाहें तो आप बता सकते हैं कैसे बलों को व्यवस्थित करें कि परिणामी बल 0 आ जाए, 0 सदिश आ जाए। उसका एक तरीका है। आप ये 10 न्यूटन बल मानिए यहाँ पे, और 10 न्यूटन बल इस तरफ, 10 न्यूटन बल इस तरफ, और ये सारे के सारे कोण मानिए 120 डिग्री। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे परिणामी सदिश 0 संभव है। ये जो नीले वाले 10 न्यूटन है, इनका परिणामी कितना होगा और किस दिशा में होगा? यदि 2 समान परिमाण के सदिश 120 डिग्री पे हो तो उनका परिणामी उनके कोणार्धक पर आता है और उनके परिमाण के तुल्य होता है। यानी कि इस 10 न्यूटन और इस 10 न्यूटन, इनका मिला के परिणामी भी आएगा 10 न्यूटन और यहाँ कोणार्धक पर। क्या वो 10 न्यूटन इस लाल वाले 10 न्यूटन को निरस्त कर देगा? तो कुल परिणामी बल कितना हो गया? 0। ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ। समूह 1 को आप इस तरीके से अगर व्यवस्थित करें तो आपके पास परिणामी बल 0 न्यूटन प्राप्त होगा। ठीक। अच्छा, ऐसे ही बात कर लेते हैं समूह 2 के बारे में। आप खुद सोच के बता सकते हैं समूह 2 से परिणामी बल 0 कैसे प्राप्त किया जाए। सरल है। मान लीजिए 10 न्यूटन बल आप यहां लगाएं, दूसरा वाला 10 न्यूटन बल भी आप इसी दिशा में लगाएं, किसी एक बिंदु पे आपको बल लगाने हैं, और तीसरा जो बल है वो 20 न्यूटन का आप इस तरीके से लगा दें। तो ये 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का परिणामी 20 न्यूटन, क्या उस 20 न्यूटन को निरस्त कर देगा? बिल्कुल सही है। इसका मतलब इस परिस्थिति में भी आपके पास परिणामी बल जो है वो आ जाएगा 0 न्यूटन। अब ठीक इसी प्रकार समूह 3 और समूह 4 के बारे में आप खुद विचार कीजिएगा, अलग अलग चित्र बना के हल करने की कोशिश कीजिएगा। इस पे आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे चेक पॉइंट में,
तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो वीडियो को यहाँ पॉज करें और ध्यान से लिखें। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। सदिश ए एवं सदिश बी का परिणामी सदिश सदिश ए के लंबवत है तथा परिणामी सदिश का परिमाण सदिश बी के परिमाण का आधा है, तो आपको सदिश ए व बी के मध्य का कोण ज्ञात करना है। इस प्रश्न को आप सूत्रों की सहायता से भी हल कर सकते हैं, इस प्रश्न को आप त्रिभुज नियम की सहायता से भी हल कर सकते हैं। चूंकि ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है तो एक बार आप वीडियो को पॉज करें और इस प्रश्न को खुद हल करने की कोशिश करें। उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके उत्तर देख सकते हैं। मैं इसको बोर्ड पे हल करने जा रहा हूं त्रिभुज नियम की सहायता से। माना ये सदिश हमारे पास है ए, जो परिणामी सदिश है वो सदिश ए के लंबवत दिशा में है। हम जानते हैं त्रिभुज नियम से कि परिणामी सदिश यहां कहीं दिखाया जाएगा इस तरीके से। आप त्रिभुज नियम को अगर ध्यान से देखें तो सदिश ए की पूंछ और परिणामी सदिश की पूंछ दोनों संपाती थी, एक ही जगह मिल रही थी। अब प्रश्न में यह कहा गया है कि जो परिणामी सदिश का परिमाण है वो बी सदिश के परिमाण का आधा है। तो अब तो बी सदिश बनाने के लिए हमारे पास एक ही व्यवस्था बचती है कि हम इस प्रकार से कहीं बी सदिश का निर्माण करें। ये रहा बी सदिश, और ये लिखा जा सकता है प्रश्नानुसार कि मॉड आर सदिश का परिमाण बराबर 1/2 बी सदिश का परिमाण। ये बात तो प्रश्न में ही बोली गई है, बस हमने तो उसको गणितीय रूप में लिखा है। ठीक, अब ये कोण तो दिखाई दे रहा है 90 डिग्री, प्रश्न में बताया गया था। ये वाला कोण हमने मान लिया अल्फा है। तो क्या आप इस अल्फा का मान ज्ञात कर सकते हैं? बहुत ही सरल सी गणना है, कुछ मान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सोचिए अल्फा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप इसमें काम में लें साइन अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। इसमें लंब की लंबाई कितनी है? ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में लंब की लंबाई होगी r और कर्ण की लंबाई कितनी है b। क्या r बटा b आप यहां से ला सकते हैं? इसको आप r लिख सकते हैं, इसको आप b लिख सकते हैं। b को आप इस तरफ ले आए तो r बटा b कितना बचा? 1/2। यानी कि साइन अल्फा का मान आपके पास आ गया 1/2। साइन अल्फा 1/2 आने का मतलब अल्फा कितना रहा होगा? 30 डिग्री। तो सदिश ए व बी के मध्य अब आप बताएं कितना कोण होना चाहिए? अब तो उत्तर ही आपके सामने आ गया। ए व बी के मध्य का कोण होना चाहिए 150 डिग्री। ये 30 डिग्री आपका उत्तर नहीं है इस प्रश्न का। देखिए, सदिश ए व बी के मध्य कोण ज्ञात करने का नियम क्या था? दोनों सदिशों की या तो मिलनी चाहिए पूंछ या उनका मिलना चाहिए सिर। तो क्या यहां दोनों सदिशों की पूंछ या सिर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो आपको किसी एक सदिश को करना पड़ेगा विस्थापित। यानी कि उत्तर लाने के लिए अगर ये ए सदिश है और आपके पास जो बी सदिश पहले ऐसे बना हुआ था, इनमें से आपको किसी एक सदिश को विस्थापित करना पड़ेगा तो आपको उत्तर मिलेगा। तो वो हल हम यहाँ लिख लेते हैं। बी सदिश मान लीजिए ऐसा ही पड़ा रहा और ए सदिश को यहाँ से उठा के आपने आगे विस्थापित कर दिया यहाँ कहीं। अब दोनों सदिशों की पूंछ यहाँ पे मिल रही है। ये वाला कोण पहले से पता था 30 डिग्री। तो अब जो बचा हुआ कोण आएगा वो कोण हम आसानी से लिख सकते हैं। कोण आ रहा है हमारे पास 150 डिग्री। यही हमारा अंतिम उत्तर है। तो अगर आपसे कोई पूछे ए सदिश एवं बी सदिश के मध्य कोण ज्ञात कीजिए तो उसका उत्तर आना चाहिए 150 डिग्री। बहुत बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, 30 डिग्री मान नहीं आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इसको लिखिए और आप इस प्रश्न को सूत्रों की सहायता से भी हल करने की कोशिश कीजिएगा। यहां तक लिखने के बाद हम फिर लेंगे अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न। दो बलों के परिमाणों का योग 8 न्यूटन है और इन दोनों बलों के परिणामी बल का परिमाण 4 न्यूटन है। ये प्रश्न में हमें दिया गया है।
तथा परिणामी बल जो है वो छोटे वाले बल के लंबवत है। आप प्रश्न को यहाँ से शुरू कर सकते हैं, जो परिणामी बल सदिश है वो छोटे वाले बल के लंबवत है। तो हल यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करें जिसमें मान लीजिए ये F1 बल सदिश है, उसके बाद F2 बल सदिश यहाँ कहीं है, और इसमें हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि F1 का जो परिमाण है वो F2 से कम रहा है, छोटा रहा है। त्रिभुज नियम से इनका जो परिणामी आएगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा और उसको आप नाम दे देते हैं F परिणामी। अब प्रश्न में कहा गया है कि ये जो परिणामी बल है वो 4 न्यूटन है। आपके लिए काम बहुत सरल हो गया। आपको पाइथागोरस प्रमेय, समकोणीय त्रिभुज, अगर ये चीज़ें थोड़ी बहुत याद आ रही हों, किसी त्रिभुज की ये भुजा आपको बोली जाए कि 4 न्यूटन को प्रदर्शित करती है और आपको एक समकोणीय त्रिभुज बनाना है, तो इसमें आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज़ कर सकते हैं। ये वाली भुजा मान लीजिए 3 न्यूटन है और ये मान लीजिए आप 5 न्यूटन रही हो। तो अब ज़रा देखें क्या सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। दोनों बल जो हैं उनके परिमाणों का योग कितना होना था? 8 न्यूटन। और जो परिणामी बल है 4 न्यूटन वो छोटे वाले बल के लंबवत होना था। ये मेरे मन में कैसे ख्याल आया कि ये 3 न्यूटन और 5 न्यूटन बची हुई 2 भुजाएं होनी चाहिए। ये जो परिणामी आपने 4 न्यूटन देखा और फिर आपको एक समकोणीय त्रिभुज का निर्माण करना है, तो उसमें आप कुछ इस तरह की संख्याएं चुने जो पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापित करे, जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करे। पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करने के लिए क्या आप ऐसा लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। चेक करें। अब चूंकि एक संख्या इसमें से हमें ज्ञात थी कि इस समकोणीय त्रिभुज की एक भुजा 4 है, तो मैंने सोचा कि बची हुई भुजाएं अपन 3 और 5 ले लेते हैं। बची हुई भुजाएं अगर आप 3 और 5 ले लें तो प्रश्न में दिया गया मान भी संतुष्ट हो रहा है। 2 बलों के परिमाणों का योग केवल अगर आप करें तो 3 न्यूटन और 5 न्यूटन, ये आ गया 8 न्यूटन। तो इसका मतलब हमारा काम तो बहुत ही सरल हो गया। अज्ञात बलों का परिमाण अगर आपसे पूछा जाए, जो बल F1 है उसका परिमाण आप लिख देंगे 3 न्यूटन और जो बल F2 है उसका परिमाण आप लिख देंगे 5 न्यूटन, और जो परिणामी बल है वो तो पहले से ही दे रखा था 4 न्यूटन। ठीक है। ये बात आपको भौतिक विज्ञान में जब इस तरह की संख्या दिखे और समकोणीय त्रिभुज बनाना हो तो बहुत सारे सवालों में आप इस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। ये इस सवाल को करने का सबसे तेज तरीका है। आप इसको समीकरणों से भी चाहें तो हल कर सकते हैं, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं। यहां तक लिखें, फिर लेंगे अगला प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये प्रश्न आपको बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा ही दिखाई दे रहा है? 2 बल एक बिंदु पर क्रियाशील हैं और उन दोनों बलों के परिमाणों का योग 18 न्यूटन है और जो परिणामी बल है वो छोटे वाले बल के लंबवत है। हल फिर से आप यहीं से शुरू कर सकते हैं त्रिभुज नियम का प्रयोग करते हुए। मानिए कि ये कोई बल है F1 और दूसरा जो बल है वो आपने यहाँ कहीं मान रखा है F2। प्रश्न के अनुसार जो परिणामी बल है वो छोटे वाले बल के लंबवत है, तो इसमें मैं F1 को छोटा बल मान रहा हूँ, F1 का परिमाण मैं कम मान रहा हूँ F2 से। ठीक। अब जो परिणामी सदिश है वो छोटे वाले सदिश के लंबवत होना है, यानी कि ये बनेगा परिणामी सदिश, और इस परिणामी सदिश का परिमाण हमें दे रखा है, ये है 12 न्यूटन। तो इस समकोणीय त्रिभुज को देखते ही आपको पाइथागोरस प्रमेय याद आनी चाहिए। एक भुजा आपको ज्ञात है और पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हुए आप कुछ मान सोच सकते हैं। इसकी बाकी दोनों भुजाएं क्या रही होगी? बहुत आसान है। ये अगर आप मान ले 5 न्यूटन और ये आप मान ले 13 न्यूटन। अब आप इसको चेक करके देखिए, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, क्या ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है? तो फिर तो आपका काम बहुत आसान हो गया। यहीं से आपको बलों के मान मिल जाएंगे। जो छोटा वाला बल है F1 उसका परिमाण आएगा 5 न्यूटन
और जो बड़ा वाला बल है F2, इसका परिमाण आएगा 13 न्यूटन। भौतिक विज्ञान में जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखे जहां परिणामी सदिश किसी एक सदिश के लंबवत रहा हो, तो पाइथागोरस प्रमेय का वहां पे पालन हो रहा होगा और आप इस तरह के अंक सोच सकते हैं। इससे गणना तेज होगी और आपका उत्तर जल्द दिया जाएगा। लिखें इसको, फिर लेते हैं अगला प्रश्न। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत ही शानदार प्रश्न। हमें एक सम षटभुज दिया गया है और इस समीकरण के लिए हमें n का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ये सीखें कि ए बी सदिश को कैसे लिखा जाता है। भौतिक विज्ञान में जब आप इस तरीके से देखें ए बी सदिश, तो उसका मतलब क्या होता है, ए से बी की तरफ जाते हुए, यानी कि पूंछ होगी ए पे और सिर होगा बी पे, ये सदिश कहलाएगा ए बी सदिश। इसी प्रकार मान लो आपसे कोई पूछे बी सी सदिश, तो बी से सी की तरफ जाते हुए, सी पे तो सिर और बी पे है पूंछ, और ये कहलाएगा बी सी सदिश। ठीक है। एओ सदिश कैसा दिखेगा, आप ए से ओ तक एक सीधी रेखा बनाएं, ये बन गया हमारे पास एओ सदिश। ठीक है ये बात। अब यहां पे गणना पे ध्यान दें, ए बी प्लस ए एफ, मैं इन दो भागों को सबसे पहले कंसिडर कर रहा हूं। इन दो चीजों को हम हल करने की कोशिश करें। ए बी प्लस ए एफ, चित्र पे ध्यान दीजिए। ए बी कैसा दिखेगा, ये रहा ए बी, और ए एफ कहां दिखाई देगा, ए एफ है ये। क्या ए एफ सदिश को आप समानांतर यहां ला सकते हैं, सोच के बताएं। ये जो ए एफ सदिश था, क्या आप इसको यहां विस्थापित कर सकते हैं। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि ए एफ सदिश और ये बी ओ सदिश समान है। ये बात सबको समझ में आती है। अच्छा, अगर ए एफ सदिश और बी ओ सदिश समान है, तो इस त्रिभुज में क्या त्रिभुज नियम का पालन किया जा सकता है। त्रिभुज नियम से हम लिख पाएंगे ए बी सदिश प्लस बी ओ सदिश बराबर ए ओ सदिश, ए बी सदिश प्लस बी ओ सदिश, बी ओ सदिश ऐसा दिखाई दे रहा होगा, इसको बराबर आएगा ए ओ सदिश। ठीक है ये बात। बी ओ सदिश की जगह क्या लाया जा सकता है, ए एफ सदिश, यानी कि ए बी सदिश प्लस ए एफ सदिश बराबर ए ओ सदिश। बन गया एक काम। तो ए बी सदिश प्लस ए एफ सदिश, इसकी जगह क्या लाया जा सकता है, ए ओ सदिश। ये भाग तो हल हो गया। ठीक, अब लेते हैं हम ए सी सदिश को। जो ए सी सदिश है उसको त्रिभुज नियम से क्या लिखा जा सकता है। ए सी सदिश यहां से ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या आप उसको लिख सकते हैं ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश, ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश। ये कहां से आया है, सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम। जो बी सी सदिश है, क्या इसकी जगह ए ओ सदिश लाया जा सकता है, सोच के देखिए। समांतर तो विस्थापित कर ही सकते हैं हम सदिशों को। ठीक, इसका मतलब इसको आप लिख पाएंगे ए सी सदिश बराबर ए बी सदिश प्लस ए ओ सदिश। चूंकि जो बी सी सदिश है वो तो ए ओ सदिश के तुल्य ही है चित्र से। अब बात करते हैं ए डी सदिश के बारे में। ए डी सदिश कुछ इस प्रकार का होगा। ए डी सदिश पे अगर आप ध्यान दें तो ये दूरी ए ओ है और ये दूरी भी समषटभुज में ए ओ ही होगी। इसका मतलब यहां पे डायरेक्ट लिखा जा सकता है ए डी सदिश बराबर 2AO। ये भी सबको समझ में आ रहा होगा, फिर से समझा रहा हूं। ए डी सदिश ऐसा है, ये दूरी AO है तो ये भी AO है, तो ए डी सदिश को आपने लिख दिया 2AO। ये भी गणना में हमारे काम आने वाला है। अब हमारे पास बच गया ए ई सदिश, ये वाला ए से लेके ई की तरफ। ए ई सदिश को क्या लिख सकते हैं हम, ए ई सदिश बराबर, अगर आप यहाँ एक त्रिभुज का निर्माण करने की कोशिश करें तो क्या उसको लिखा जा सकता है ए एफ सदिश प्लस एफ ई सदिश। अच्छा, क्या ये ए एफ सदिश
इस बी ओ सदिश के तुल्य है, ये बात तो हम पहले लिख चुके हैं। तो इस ए एफ सदिश की जगह लाया जा सकता है बी ओ सदिश प्लस एफ ई सदिश की जगह क्या लाया जा सकता है, बी सी सदिश। आप इसको यहाँ समांतर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। एफ ई सदिश की जगह मैं लिख रहा हूँ बी सी सदिश। अभी आपको मतलब समझ में आ जाएगा इसका क्या फ़ायदा है। हमने काम में लिया बी सी सदिश बराबर एफ ई सदिश, ठीक है, एवं ए एफ सदिश बराबर बी ओ सदिश। ये मान आ गया आपके पास ए ई सदिश का। अब ये सारे मान हम ऊपर दी गई गणना में प्रतिस्थापित करने वाले हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ए बी प्लस ए एफ, इसकी जगह क्या लाया जा सकता है, ए ओ, एक मान तो ये आ गया। ए सी, इसकी जगह क्या लाया जा सकता है, ए बी प्लस ए ओ। तो इस ए सी का मान मैं रख रहा हूँ ए बी प्लस ए ओ, ये भी हल हो गया। ए डी की जगह क्या रखा गया था, 2AO, ये मान भी डायरेक्ट रख दिया। अब बचा AE, AE की जगह क्या रख सकते हैं, BO प्लस BC, BO प्लस BC, ठीक है ये बात। इसको थोड़ा और हल करते हैं, AO AO AO, तो ये तो बन गया 4AO प्लस AB प्लस BC, इसको एक साथ लिख लिया मैंने, AB प्लस BC, और फिर आपके पास बच गया BO, ठीक है यहाँ तक। इस BC की जगह लाया जा सकता है AO, तो ये बन गया 5AO प्लस, अब हमारे पास बचा AB प्लस BO। जरा देखें ये क्या बन रहा है, AB प्लस BO, ये तो खुद AO था, यानी कि इसकी जगह भी AO आ जाएगा। तो अंतिम उत्तर आपके पास बचेगा 6AO, यानी कि इस n का मान आने वाला है 6। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप इसको लिखें और एक बार इसको खुद हल करने की कोशिश करें, फिर आगे बढ़ेंगे। एक और बेहतरीन प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न की लाइनें आपको ज़्यादा दिखाई दे रही हो तो घबराना नहीं है, आप एक एक लाइन को पढ़ के हल करें। तो सबसे पहले हम यहाँ तक पढ़ के इसको गणितीय रूप में लिखेंगे, ठीक है। P सदिश व Q सदिश के परिणामी सदिश का परिमाण 15 इकाई है, तो हम तो यहीं से गणना शुरू कर देते हैं। ये रहा P सदिश, ये रहा Q सदिश, इनके मध्य का कोण है थीटा, ठीक है ये बात। और इनका जो परिणामी निकालना हो उसका परिमाण का सूत्र तो हम जानते हैं, R बराबर हमने पढ़ा हुआ है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। बस हर बार इसी सूत्र का प्रयोग करके हम चीज़ें हल कर लेंगे इस सवाल में। जो P सदिश व Q सदिश का परिणामी है उसका परिमाण 15 इकाई है, मतलब इस R की जगह आप क्या रख सकते हैं, 15 बराबर A की जगह आ जाएगा P और B की जगह आ जाएगा Q प्लस 2PQ cos थीटा। ये है समीकरण संख्या 1, सरल सी समीकरण है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। यदि Q की दिशा को विपरीत कर दिया जाए, Q की दिशा को विपरीत कर दिया जाए एवं P में जोड़ा जाए तो परिणामी सदिश का परिमाण इस बार √113 प्राप्त होता है। तो ये चित्र भी हम बना सकते हैं। P सदिश तो अपनी जगह पड़ा रहा, Q सदिश की आपने दिशा कर दी परिवर्तित, यानी कि अब वो Q सदिश नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा अब माइनस Q सदिश, और ये कोण बनेगा 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि पहले ऊपर ये वाला कोण थीटा था, ठीक है ये बात। इस बार जो परिणामी है उसका परिमाण है √113, तो वो भी यहाँ लिख लेते हैं, √113 बराबर √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos 180 माइनस थीटा। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं।
रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस थीटा। ये कैसे आया भाई, आपको याद है? आपने त्रिकोणमिति में ये मान शायद पढ़ रखा है। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर हुआ माइनस कॉस थीटा। ठीक है, त्रिकोणमिति वाला वीडियो देखिए अगर आपको मान याद नहीं आ रहा तो। अब प्रश्न को हल करने के लिए समीकरण 1 और 2 को आप वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो हल यहाँ लिखते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर आएगा 225, रूट 113 का वर्ग आएगा 113 बराबर, यहाँ आपके पास बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, यहाँ बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, ये बात। इसमें से ये 2pq कॉस थीटा तो निरस्त हो गया, तो आपके पास यहाँ आ रहा है 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इस गणना को हल कर लेते हैं। 5 और 3 यहाँ बना 8, 2 और 1 3, ये 2 और 1 भी बन गया 3। तो आपको इससे मान मिलने वाला है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 338/2। इसको आप मान लीजिए समीकरण संख्या 3। तो यहां तक भी हल हो गया, क्यू को विपरीत करके, और नया जो परिमाण आया था हमने वो गणना भी हल कर ली। अब इससे आगे बढ़ते हैं। किसी अज्ञात सदिश एवं पी सदिश का परिणामी सदिश पी के लंबवत है। तो एक नया डायग्राम बना लेते हैं। ये पी सदिश है और जो परिणामी सदिश आ रहा है वो पी सदिश के लंबवत है। इसको अपन नाम दे देते हैं कोई आर सदिश, तथा परिमाण में वो क्यू के तुल्य है। तो अज्ञात सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये कोई अज्ञात सदिश है, इसको अपन नाम दे देते हैं z। अब इस त्रिभुज को यदि आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको बताया गया है कि जो त्रिभुज है उसमें इस भुजा की लंबाई है p, और जो परिणामी सदिश है उसका परिमाण तो q के तुल्य है। ध्यान से देखिए, तो इस सदिश का परिमाण आप लिख सकते हैं q, और यहाँ बचा अज्ञात सदिश z। ये है 90 डिग्री का कोण। कुछ याद आ रहा है आपको क्या किया जा सकता है? तो गणना काफ़ी सरल दिखाई दे रही होगी। यहाँ आप काम में ले सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, z स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आप कुछ भी लिखें। क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का मान हमारे पास पहले से उपलब्ध है। ये मान है हमारे पास 169। तो यहाँ से z का मान कितना आ गया? 13। ये सही उत्तर है। z बराबर आपको लिखना चाहिए 13 इकाई। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। आप वीडियो को पॉज करें, इसको लिखें और एक बार खुद भी इसको हल करने की कोशिश करें। आइए देखें अगला प्रश्न। सदिश p व सदिश q के परिणामी सदिश का परिमाण p के तुल्य है, तो आपको q सदिश एवं 2p प्लस q सदिश के मध्य का कोण ज्ञात करना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यदि आप इसको समीकरणों से हल करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसको हल करने का सबसे तेज तरीका होगा सदिश संयोजन का त्रिभुज का नियम। तो आइए गणना देखें। P व Q सदिश का परिणामी बनाना है, तो हमने माना कि ये Q सदिश है और ये मान लिया कि P सदिश है। Q सदिश और P सदिश का जो परिणामी है उसका परिमाण P के तुल्य है। तो मैं यहाँ परिणामी सदिश बना देता हूँ। ये जो सदिश है ये है P सदिश प्लस Q सदिश, या Q सदिश प्लस P सदिश, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका जो परिमाण है वो P के तुल्य है। तो यदि आप त्रिभुज के नियम से देखें और आप इन परिमाणों को लिखने की कोशिश करें तो ये परिमाण भी P है और ये परिमाण भी P है। P प्लस Q का जो परिमाण है वो तो P के तुल्य आ रहा है,
और ये भुजा त्रिभुज की Q है। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि ये किस प्रकार का त्रिभुज बना? ये बना समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजाएं समान है तो उन भुजाओं के सामने के कोण भी समान होंगे। जैसे इस P के सामने का ये कोण हमने मान लिया अल्फा, तो इस P के सामने का कोण भी होगा अल्फा। ये भी बात ठीक है, P भुजा के सामने का कोण अल्फा, तो इस P के सामने का कोण भी अल्फा। इसको एक बार यहीं छोड़िए और आगे बढ़ते हैं। अब हमें ज्ञात करना है Q सदिश एवं 2P प्लस Q के मध्य का कोण। तो Q तो यहां दिखाई दे रहा है, 2P प्लस Q ज्ञात करने के लिए इस P को आपको दुगुना करना पड़ेगा। P को दुगुना करने का मतलब ये है कि समान लंबाई आपको यहां जोड़नी पड़ेगी। अगर समान लंबाई आप यहां जोड़ दें, अब ये मान लिया कि एक और P सदिश है, तो P सदिश प्लस P सदिश ये आपको दे देगा 2P सदिश। 2P सदिश और Q सदिश, इनका परिणामी क्या इस प्रकार का बनेगा? अच्छा, इसमें से कुछ कोण हम पहले से जानते हैं। ये वाला कोण है अल्फा, ये वाला कोण भी है अल्फा। ऐसे ही इस P के सामने जो कोण बना, ये वाला कोण ये है अल्फा, और इस P प्लस Q के सामने का कोण भी है अल्फा। अब इतने सारे कोण आपको पता है तो आप आसानी से इस अल्फा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा और ये कोण है 2 अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस 2 अल्फा। ये पूरे का जो मान है त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 4 अल्फा बराबर 180 डिग्री आ गया, यानी कि अल्फा बराबर आ गया 45 डिग्री। ठीक, कोण कैसे अल्फा हुए वो समझा देता हूं। ये P भुजा है और जो P प्लस Q है उसका भी तो परिमाण P था, तो इसके सामने का कोण अल्फा और इसके सामने का कोण भी अल्फा। अब ये P प्लस Q का परिमाण अभी भी P ही है, तो एक भुजा ये P है तो इसके सामने का कोण अल्फा, और दूसरी ये नई भुजा आपने P मानी थी तो इसके सामने का कोण भी आएगा अल्फा। फिर त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग ये कितना होना चाहिए था? 180 डिग्री। तो वहां से निकल के आएगा अल्फा बराबर 45 डिग्री। यदि अल्फा बराबर 45 डिग्री है तो मैंने जो डायग्राम बनाया वो सही डायग्राम है। हो सकता है कि आप डायग्राम थोड़ा अलग तरीके से बनाते, त्रिभुज की कोई भुजा आप ऐसे या ऐसे कहीं बना देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में जैसे ही आपको अल्फा बराबर 45 डिग्री पता चलता तो आपको समझ में आ जाता कि ये कोण 90 डिग्री है, ये 45 रहा होगा और ये 45 रहा होगा। ठीक, इसका मतलब यहां जो आपको उत्तर चाहिए ये आ रहा है 90 डिग्री। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये, लिखिए आप इसको। फिर लेंगे एक और अगला बेहतरीन प्रश्न। एक और शानदार प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हमें एक चित्र दिया गया है, इसमें 3 सदिश हैं जो इस प्रकार प्रदर्शित है, P सदिश, S सदिश एवं Q सदिश। यहां एक लाल रंग का सदिश भी प्रदर्शित है जिसका नाम है R सदिश। R सदिश, Q सदिश और P सदिश में यह संबंध दिया गया है। ये जो पूरी लाल वाले सदिश की लंबाई है, जो लाल सदिश का परिमाण है, वो पूरा परिमाण है R, और उस परिमाण का कुछ हिस्सा, ये PS वाला हिस्सा है B गुना R। ठीक है ये बात। अब आपको इनमें से कोई एक सही उत्तर चुनना है। तो इसकी गणना जैसा दिखाई दे रहा है त्रिभुज बने हुए, इसका मतलब हम इसकी गणना करने वाले हैं त्रिभुज नियम से। तो आइए इसका हल यहां देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस बिंदु को नाम दे देते हैं O। तो त्रिभुज OPS में, त्रिभुज OPS में हम प्रयोग कर रहे हैं सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। बहुत ही सरल है। ये जो P सदिश है इसमें यदि जोड़ा जाए बी आर का परिमाण गुणा आर कैप। आर कैप किसको प्रदर्शित करता है? आर सदिश की दिशा में जो एकांक सदिश है उसको। ठीक, बराबर क्या लिखा जा सकता है? एस सदिश। देखिए इसको ध्यान से, पी सदिश प्लस ये वाला पीएस सदिश। ठीक है, पीएस सदिश का परिमाण तो ये रहा
और पी एस सदिश की दिशा आएगी आर कैप की दिशा में। तो ये पी एस सदिश का परिमाण और ये पी एस सदिश की दिशा इज इक्वल टू एस सदिश लिखा जा सकता है त्रिभुज नियम से। अच्छा, हम तो एक चीज पहले से जानते हैं कि जो आर कैप है इसका मतलब क्या होता है, आर सदिश बट्टा सदिश आर का परिमाण। ये हमने एकांक सदिश वाले सूत्र में पिछले वीडियो में देखा था। तो इससे अगर आप गणना करें तो जो आर सदिश है, केवल मात्र आर सदिश, वो लिखा जा सकता है आर कैप गुणा में आर सदिश का परिमाण। ये बात भी सबको समझ में आती है। ये चीज वास्तव में यहां उपयोगी है। तो देखें आगे, यहां लिखे आप P सदिश प्लस B और इस पूरे की जगह लिखा जा सकता है R सदिश इज इक्वल टू S सदिश। ठीक है बात। अब R सदिश का मान यहां पे उपलब्ध है, तो R सदिश का ये मान यहां प्रतिस्थापित किया जा सकता है और आगे हल करते हैं। P सदिश प्लस B, R सदिश की जगह हम क्या ला सकते हैं, Q सदिश माइनस P सदिश, ये प्रश्न में दे रखा था, बराबर S सदिश। और हल कर लेते हैं P सदिश प्लस BQ सदिश माइनस BP सदिश बराबर S सदिश। अब आपको दिख रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन चुना जा सकता है। यहाँ पे P सदिश को आप कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस B, तो 1 माइनस B प्लस BQ सदिश बराबर आ रहा है आपके पास S सदिश। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है? बिल्कुल, S बराबर P सदिश 1 माइनस B प्लस BQ सदिश, यानी कि इसका सही उत्तर है ये। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप यहां तक लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब पढ़ते हैं दो सदिशों के संयोजन के लिए चतुर्भुज का नियम। वास्तव में ये त्रिभुज नियम से ही व्युत्पत्त किया जाता है। तो अगर आपको त्रिभुज नियम अच्छे से आता है तो ये नियम आपके लिए फ्री है। बस ये ध्यान रखना है, ये नियम केवल तभी लगाया जा सकता है जब आप कितने सदिशों के बारे में बातचीत कर रहे हो, दो सदिशों के बारे में। नियम देखिए, यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं, आसन भुजाओं का मतलब है ये इस तरीके से भुजाएं जो एक ही बिंदु से शुरू हो रही हों, चित्रानुसार दो सदिशों को प्रदर्शित करें तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उनके परिणामी सदिश को निरूपित करता है। तो सबसे पहले अपन तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये ए सदिश को क्या आप यहां समांतर विस्थापित कर सकते हैं और उसके बाद भी वो सदिश तो ए सदिश ही कहलाएगा, ये बात हमने सीख रखी है। तो जरा ध्यान दीजिए, मैं ये यहां पे बना रहा हूं। क्या इस सदिश को आप ए सदिश नाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है ये बात। इसी तरीके से क्या इस बी सदिश को आप समांतर प्रतिस्थापित करके यहां कहीं ला सकते हैं? बिल्कुल लाया जा सकता है। तो ये अपन ने बना लिया, मान लीजिए बी सदिश, ठीक। अब त्रिभुज नियम के अनुसार यदि ये ए सदिश है और ये बी सदिश है तो आप इनका परिणामी कैसे बनाते हैं? ए की पूंछ से बी के सिर की तरफ, तो वो परिणामी यहां से ऐसा कुछ बन रहा होगा। और ये जो परिणामी सदिश है इसको आप लिखेंगे ए सदिश प्लस बी सदिश, ठीक है ये बात। उसी बात को इन्होंने लिखा है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, ये नीली वाली जो रेखा है ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के अनुदिश है। तो बहुत ही सरल सा नियम हो गया। आप दो सदिश लें ए और बी, उनसे आप इस तरह का एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं और इस बिंदु से जो विकर्ण जा रहा होगा वो आपको मान देगा ए सदिश प्लस बी सदिश का, ठीक। इसमें एक और खास बात है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ये बचा हुआ विकर्ण लें, ये वाला विकर्ण इस तरीके का, दिशाओं का बहुत ध्यान रखना है। ये हरा वाला जो विकर्ण है ये निरूपित करेगा ए सदिश माइनस बी सदिश को। कैसे करेगा इसको मैं समझा देता हूं।
ये बी सदिश है, सबको समझ में आ रहा है। माइनस बी सदिश कहाँ होगा? अगर ये बी सदिश है तो माइनस बी सदिश इसके विपरीत दिशा में होगा, ध्यान दीजिएगा। माइनस बी सदिश यहाँ कहीं बनेगा। अब ए सदिश में यदि माइनस बी सदिश जोड़ें तो क्या उनका परिणामी त्रिभुज नियम से ऐसा कुछ आएगा? बिल्कुल, यहाँ कहीं परिणामी आएगा, और उस परिणामी को क्या आप यहाँ विस्थापित कर सकते हैं? बिल्कुल। तो अगर आप दो सदिशों को लेकर आसन भुजाओं का उपयोग करते हुए एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करें तो दोनों सदिशों के उभयनिष्ठ बिंदु से, संपाती बिंदु से जो विकर्ण निकलेगा वो तो आपको देगा ए सदिश प्लस बी सदिश, और जो समांतर चतुर्भुज का दूसरा बचा हुआ विकर्ण है वो आपको देगा ए सदिश माइनस बी सदिश। ठीक, अब कुछ मान यहां पे लिख लेते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछे ए सदिश प्लस बी सदिश का परिमाण कितना है, तो वो उत्तर कितना आएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां पे थीटा ये वाला कोण है, थीटा बराबर ए सदिश व बी सदिश के मध्य कोण। ये तो हम पहले भी कई बार गणनाओं में ले चुके हैं, तो आपको याद ही होगा। अगर इसी में आपसे कोई पूछता कि ए सदिश माइनस बी सदिश का जो परिमाण आएगा वो कितना होगा, तो वो उत्तर आप लिखेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। एक ध्यान रखने योग्य बात है, थीटा इन दोनों ही सूत्रों में ए सदिश और बी सदिश के मध्य का कोण रहेगा। एक और विशेष परिस्थिति है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो सोच के देखिए, कॉस 90 यहाँ पे भी जीरो होगा, कॉस 90 यहाँ पे भी जीरो हो जाए, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री होने का मतलब क्या मॉड ए प्लस बी बराबर मॉड ए माइनस बी आएगा? कई बार सवालों में आप इस तरह की राशि देखेंगे, किसी प्रश्न में वो आपको दे देंगे कि मॉड ए प्लस बी बराबर मॉड ए माइनस बी है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ए सदिश व बी सदिश के मध्य कोण वहां पे कितना रहा होगा? 90 डिग्री। ओके, लिखें आप यहां तक की चीजें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आइए देखें एक बढ़िया प्रश्न। आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और इस समांतर चतुर्भुज में कुछ सदिश मानते हुए आपको ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखें AC सदिश किस तरफ रहा होगा। AC सदिश लिखने का मतलब है A से C की तरफ जाते हुए। फिर एक BD सदिश, जो BD सदिश है वो B से D की तरफ जाते हुए बनेगा ऐसे। फिर आपको चाहिए BC सदिश, BC सदिश यहां B से C की तरफ जाते हुए, ये जो सदिश बनेगा ये कहलाएगा BC सदिश। आपको सारे सदिश तो समझ आ गए। अब हम यहाँ हल करना शुरू कर सकते हैं चीज़ों को। AC सदिश प्लस BD सदिश, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ त्रिभुज का नियम लगाया जाए। इस वाले त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए, मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज ABC में। क्या त्रिभुज नियम लगाया जा सकता है? यहाँ आप लिखेंगे AB सदिश प्लस BC सदिश बराबर AC सदिश। ध्यान से देखें, AB सदिश इस दिशा में रहा होगा, अगर आप ऐसा एक सदिश निरूपित करें तो वो कहलाएगा AB सदिश। AB सदिश में BC सदिश को जोड़ें तो जो परिणामी सदिश आएगा वो A बिंदु से होते हुए C बिंदु की तरफ इस प्रकार निरूपित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको AC सदिश का मान मिल गया। इस AC सदिश की जगह क्या लाया जा सकता है? AB प्लस BC। ठीक है ये बात। अब आगे बढ़ते हैं, कहीं से BD सदिश का भी मान प्राप्त कर लेते हैं। BD सदिश का मान भी आपको आसानी से दिखाई दे रहा है। इस वाले त्रिभुज में BCD में, त्रिभुज BCD में क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि BC सदिश प्लस CD सदिश बराबर BD सदिश। ध्यान दीजिए, ये BC सदिश है और C से D की तरफ जाते हुए ये एक सदिश बनेगा CD सदिश।
तो BC सदिश प्लस CD सदिश, ये मान आ गया BD सदिश। BD सदिश का मान यहां आवश्यक था, प्रतिस्थापन कर देते हैं। BD सदिश की जगह लाया जा सकता है BC सदिश प्लस CD सदिश, ये मान दोनों हमने प्रतिस्थापित कर दिए। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। आपके पास बचा AB सदिश प्लस CD सदिश प्लस 2BC सदिश। ठीक, अब AB सदिश और CD सदिश, इन दोनों सदिशों को अगर आप ध्यान से देखें तो उनमें कोई संबंध है। ये खास प्रकार के सदिश हैं। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में क्या संबंध है AB सदिश और CD सदिश में। आप अगर चित्र को बहुत ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जो AB सदिश है वो CD सदिश का विपरीत सदिश है। कैसे? ये रहा AB सदिश इधर, CD सदिश यहां था, और अगर आप CD सदिश के आगे एक ऋणात्मक चिन्ह लगा दे तो CD सदिश का तीर उधर घूम जाएगा, यानी कि माइनस CD सदिश इस तरफ दिखेगा। तो माइनस CD सदिश और AB सदिश ये दोनों परस्पर समान हैं। आप AB सदिश को ऐसे प्रतिस्थापित करके भी तो ले जा सकते हैं, तो वो माइनस CD सदिश के तुल्य दिखाई देगा। तो इस AB सदिश की जगह फिर हम क्या मान रख सकते हैं? माइनस CD सदिश, एक CD सदिश पहले से पड़ा था, प्लस 2BC। ये तो उत्तर आ गया। लिखें यहां तक। आइए अब पढ़ते हैं सदिश संयोजन का बहुभुज का नियम। कई बार हमें दो से अधिक सदिशों का संयोजन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उनका परिणामी सदिश इस बहुभुज नियम से ज्ञात किया जा सकता है। वास्तव में बहुभुज नियम की व्युत्पत्ति भी त्रिभुज नियम से समझाई जा सकती है। तो हमने सदिश संयोजन के लिए देखे त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नियम, और अब हम देखने जा रहे हैं बहुभुज नियम। चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम दोनों के दोनों त्रिभुज नियम से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। तो आइए देखें कथन। यदि कुछ सदिशों को एक बहुभुज की भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में निरूपित किया जाए तो उनका परिणामी सदिश उस बहुभुज की अंतिम भुजा के विपरीत क्रम में होता है। ये शब्द महत्वपूर्ण है, अभी आपको समझ में आ जाएगा एक ही क्रम और विपरीत क्रम का क्या आशय है। जैसे मान लीजिए आपके पास इतने सदिश हैं, A सदिश, B सदिश, C, D, E, इस प्रकार किसी एक तल में आपके पास सदिश दर्शाए गए हैं, और आप इन समस्त सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें? एक बहुभुज का निर्माण करें। A सदिश को मैं यहां कहीं दिखा रहा हूं, ये जो लंबाई है A सदिश की इतनी थी, तो A सदिश ये रहा। अब A सदिश के सिर पे आप रखिए B सदिश की पूंछ। B सदिश को समांतर विस्थापित किया जा सकता है, तो मान लीजिए कि ये कोई B सदिश आ गया यहां पे। इसके बाद B सदिश के सिर पे आप रखिए C सदिश की पूंछ। ये C सदिश को आप समांतर विस्थापित करके यहां कहीं ले आए, तो ये आया C सदिश। फिर C सदिश के सर पे रखिए D सदिश की पूंछ, ये रहा D सदिश, यहां कहीं आपने दर्शाया D सदिश। फिर D सदिश के सर पे आप रखिए E सदिश की पूंछ, तो D सदिश के सर पे आपने रख दी E सदिश की पूंछ। ठीक है, एक ही क्रम का क्या मतलब है? सिर पूंछ, सिर पूंछ, सिर पूंछ, सिर पूंछ, हर बार इसी प्रकार का क्रम चल रहा होगा। यह है एक ही क्रम का मतलब। अगर आप इसको ध्यान से देखना चाहें तो ये इस प्रकार से क्रम चल रहा है, सिर से पूंछ, सिर से पूंछ, आप इस प्रकार जा रहे हैं। ठीक, अब जो परिणामी सदिश होगा वो परिणामी सदिश अंतिम भुजा के विपरीत क्रम में होगा। अंतिम भुजा यहां दिखाई देगी, और इस बार आपको क्रम विपरीत लेना है, यानी कि ये जो हरा वाला सदिश है ये आपको देने वाला है परिणामी सदिश R, और इसका क्रम विपरीत है। आप ध्यान दें, यहां दोनों के दोनों पूंछ मिल रही है और यहां दोनों सिर मिल रहे हैं, और इस R का जो मान होगा वो आप दे पाएंगे A सदिश प्लस B सदिश प्लस C सदिश प्लस D सदिश प्लस E सदिश। इस बहुभुज की आकृति कैसी भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आकृति के बहुभुज के लिए ये नियम सत्य रहेगा। अगर आपके पास और ज्यादा सदिश हैं तो उनको भी इस तरीके से आगे जोड़ा जा सकता है। ठीक है,
अब ये ऐसा क्यों आया, इसको मैं त्रिभुज नियम से समझा रहा हूं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए ए सदिश और बी सदिश के परिणामी पर। ए सदिश और बी सदिश का परिणामी क्या ऐसा कुछ दिखेगा? अगर आप ध्यान दें तो क्या ये ए सदिश और बी सदिश का परिणामी बन जाएगा, नीली वाली रेखा? तो इसको आप क्या लिखेंगे? ए सदिश प्लस बी सदिश। नीली वाली रेखा वास्तव में बनेगी ए सदिश प्लस बी सदिश। अब इस नीली वाली रेखा के अनुदिश जो ए सदिश प्लस बी सदिश है, क्या आप उसमें सी सदिश जोड़ सकते हैं? तो फिर आपको एक और सदिश मिल जाएगा। ये जो नया सदिश मिलेगा ये कौन सा सदिश होगा? इसका मान कितना होगा? ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश। फिर उसमें आप डी सदिश जोड़ दें तो फिर आपको एक और नया परिणामी सदिश मिल जाएगा। वो मिलेगा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश। फिर उस परिणामी के साथ आप ई सदिश को जोड़ दें तो आपको अगला मान मिल जाएगा। इस प्रकार दो दो सदिशों पर त्रिभुज नियम का पालन करते हुए आप बहुभुज नियम का व्युत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है ये बात? इसको मैं और डिटेल में समझा देता हूं। ये ए सदिश और ये बी सदिश था, इनको मिला के आपने एक नीला वाला सदिश बनाया, इसको आपने नाम दिया ए सदिश प्लस बी सदिश। इसके साथ अब आप जोड़ रहे हैं सी सदिश यहां कहीं, तो अब जो परिणामी सदिश बनेगा वो परिणामी सदिश त्रिभुज नियम से आएगा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश। ये बात समझ में आती है? ए सदिश और बी सदिश को जोड़ा तो आपके पास आया ये ब्लू वाला परिणामी ए सदिश प्लस बी सदिश। इस परिणामी के साथ सी सदिश को जोड़ा जा सकता है त्रिभुज नियम से, तो ए सदिश प्लस बी सदिश और इसके साथ आपने सी सदिश को जोड़ा तो ये हरा वाला परिणामी आ गया ए प्लस बी प्लस सी। अब इस हरे वाले परिणामी को मैं यहां व्यवस्थित कर देता हूं। आपके पास इस तरह का एक परिणामी है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। और इसके साथ आप जोड़ दीजिए डी वाला सदिश, तो डी सदिश आपने यहां कहीं जोड़ा तो फिर आपको एक नया परिणामी मिलेगा ये वाला। अब आप इस काले वाले सदिश के साथ जोड़ दीजिए ई सदिश को। ये काला वाला सदिश मान लीजिए यहां कहीं था, ये था आपके पास ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश। इसमें आप जोड़ने जा रहे हैं यहां कहीं ई सदिश को, तो ई सदिश यहां दिखा देते हैं ऐसा, इस काले वाले परिणामी के साथ यहां कहीं है आपका ई सदिश, ठीक। अब फिर से त्रिभुज नियम का उपयोग किया जाएगा, तो यहां से लेके अगर आप ऐसे एक परिणामी सदिश का निर्माण करें तो त्रिभुज नियम से आप सोच सकते हैं वो परिणामी सदिश कितना होगा, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश और उसमें आपको क्या जोड़ना है, ई सदिश। तो वो परिणामी सदिश, ये लाल वाला परिणामी सदिश, इस बार आप लिखेंगे आर, और आर सदिश का मान आ जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश प्लस ई सदिश। यानी कि बहुभुज का नियम वास्तव में त्रिभुज नियम से ही व्युत्पन्न किया जा सकता है। आ गई ये बात समझ में? तो आप ये नियम लिख सकते हैं, बहुभुज की आकृति कैसे भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नियम पे। अब अगर मान लीजिए कोई बहुभुज इस प्रकार से बंद हो कि सभी सदिश समान क्रम में हो, समान क्रम का क्या आशय है, सिर पूंछ सिर पूंछ सिर पूंछ, आप सब में चेक कर सकते हैं, सिर पूंछ सिर पूंछ सिर पूंछ, सब में इसी प्रकार का क्रम चल रहा होगा। तो इन सब का जो भी परिणामी आएगा वो परिणामी हमेशा बनेगा शून्य सदिश। ये जितने भी चित्र यहां बनाए गए हैं इनका परिणामी सदिश हमेशा शून्य सदिश आएगा। क्यों आएगा उसको ध्यान से समझें। अगर मान लो आप त्रिभुज नियम से देखते तो ये था ए सदिश मानिए और ये मानिए बी सदिश, और एक बार के लिए आप इस भुजा को भूल जाएं, तो ए सदिश और बी सदिश का परिणामी कैसे आता, त्रिभुज नियम से। सोच के देखिए, क्या वो ऐसा रहा होता, और ये ए प्लस बी के विपरीत दिशा में ही ये काला वाला सदिश है, तो इन दोनों सदिशों का, हरे वाले सदिश का और इस काले वाले सदिश का परिमाण तो समान होगा पर दिशाएं विपरीत होगी, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसलिए कुल परिणामी जो है वो कितना आ जाएगा, शून्य। ठीक है ये बात।
ऐसे ही आप सब जगह गणना कर सकते हैं। जैसे इस चित्र को तो मैं और आसानी से समझा सकता हूं। मान लीजिए ये सारे सदिश बलों को निरूपित कर रहे थे, तो एक F बल इधर है, ये वाला, और दूसरा F बल उसकी विपरीत दिशा में है, ये वाला। क्या ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे? ये बल और ये बल समान परिमाण विपरीत दिशा, तो ये दोनों बल तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और आगे देखें, एक बल है ऊपर की दिशा में और दूसरा बल है नीचे की दिशा में। इन दोनों बलों के भी परिमाण समान और दिशा विपरीत है, ये दोनों भी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। कुल परिणामी बल कितना आ गया? 0। और देखें, इसमें समझने की कोशिश करें, एक ये सदिश देखें आप, ये वाला, और एक सदिश ये देखें। क्या इन दोनों सदिशों के परिमाण समान और दिशा विपरीत है? इस वाले सदिश की दिशा यहाँ थी ऐसी, और इस सदिश की दिशा यहाँ है ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। फिर आप देखें, ये हरा वाला सदिश, एक सदिश ऐसा है और एक सदिश ऐसा है। फिर से क्या इन दोनों के परिमाण समान और दिशाएं विपरीत हैं? बिल्कुल। इसकी दिशा ये, तो उसकी दिशा बिल्कुल विपरीत है, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। फिर आप देखें काले वाले सदिश, इसकी दिशा इस तरफ है और इसके परिमाण के ठीक बराबर दूसरे वाले सदिश का परिमाण है, परंतु उसकी दिशा विपरीत है, तो ये काले वाले सदिश भी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो कुल परिणामी सदिश अगर आपसे कोई पूछे तो वो आने वाला है 0 सदिश। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको भी लिख सकते हैं। फिर इससे संबंधित तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, यदि समान परिमाण के n समतलीय सदिशों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि दो क्रमागत सदिशों के मध्य कोण समान हो, तो उनका परिणामी भी 0 ही प्राप्त होगा। जैसे यहां देखें, अगर आप इन दोनों सदिशों के मध्य कोण पूछें, क्रमागत दो सदिशों के मध्य कोण, तो यहां भी कोण 180 डिग्री और ये कोण भी 180 डिग्री, ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो आपसे कोई पूछता कि इस चित्र के लिए परिणामी बल कितना है, तो आप बोलेंगे कि परिणामी बल तो इसके लिए 0 सदिश है। ठीक इसी तरह मानिए कि ये कोण है 120 डिग्री। अगर समान परिमाण के दो बल 120 डिग्री पे कार्यरत हो, तो आपको याद है उनका परिणामी बल का परिमाण कितना आता है और दिशा क्या होती है? इन दोनों का जो परिणामी बल आएगा उसका परिमाण F होगा और उसकी दिशा होगी कोण अर्धक पे, यानी कि इस तरीके से आप दर्शा सकते हैं। इन दोनों का जो परिणामी बल आएगा वो F आएगा और यहां कहीं रहा होगा, ये F इस वाले F को निरस्त कर देगा, यानी कि इस परिस्थिति में भी परिणामी बल 0 प्राप्त होगा। अगला तो उदाहरण आप आसानी से ही समझ सकते हैं, ये F इस F को निरस्त करेगा, ये F इस F को निरस्त करेगा, परिणामी बल हो गया 0। अब आप चेक कर सकते हैं किन्हीं भी दो क्रमागत सदिशों के मध्य क्या कोण समान है। ये दो सदिश लिए 90 डिग्री का कोण, इन दोनों सदिश में भी 90 डिग्री का कोण, इनमें भी 90 डिग्री का कोण, इनमें भी 90 डिग्री का कोण। इसी प्रकार आप ये वाला उदाहरण समझ सकते हैं, ये बल F और ये बल F एक दूसरे को निरस्त करेंगे, ये बल F और ये बल F एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, ये बल एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, और ऐसे ही ये वाले बल भी परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, तो कुल परिणामी बल 0 आएगा। तो बहुभुज नियम वास्तव में त्रिभुज नियम का ही विस्तार है, और उससे संबंधित ये दो महत्वपूर्ण बातें भौतिक विज्ञान में हमारे काम आएगी। अगर एक बहुभुज बंद हो और सारे सदिश समान क्रम में व्यवस्थित हो तो उनका परिणामी 0 होगा, और बहुत सारे समतलीय सदिशों को यदि आप इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनके दो क्रमागत सदिशों के मध्य समान कोण हो, तो भी उनका परिणामी 0 सदिश प्राप्त होगा। ठीक, बहुत ही बढ़िया बातें हैं, आप इनको लिखें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।